स्टार्ट शिव जी ने करी थी गणेश जी के सर को चेंज करके। 35-year-old लेडी ब्रेस्ट कैंसर से ब्रेस्ट निकल गया, वो अब अगले अपने 40 साल एक कट ब्रेस्ट के साथ कैसे काटेगी। एक प्रोमिनेंट फिगर है दिशा पाटनी कि उन्होंने रिब रिमूवल करवाया है विच इज वेरी रेयर। इस सर्जरी को बी वेस्ट सर्जरी बोला जाता है, बारबी वेस्ट सर्जरी। 6 to 8 inches of waist reduction can happen with rib removal. And what is the risk involved in this? कोई इनएक्सपीरियंस डॉक्टर इसको कर दे तो लंग इंजरीज के चांसेस हो सकते हैं। Insurances, what can be insured, what can't be insured? गायनेकोमास्टिया जो कि 12-13 साल पे प्यूबर्टी के टाइम पे दिखना शुरू होता है, वो इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है। इसके अलावा मेल पेशेंट्स किस लिए आपके पास आते हैं? मेरे पास एक मेल पेशेंट आया, उसने बोला मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आपके ब्रेस्ट मुझसे भी बड़े हैं। हाइमेनोप्लास्टी, वजाइनोप्लास्टी जैसी बहुत सारी सर्जरीज हैं, क्या ये विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है कि ये एक्चुअली में किसी तरीके से बैकवर्ड लेकर जा रहा है हमारे देश को? द प्रॉब्लम इज लड़के को वर्जिन चाहिए। सो आई हैड अ पेशेंट, उसने मुझे कहा कि उनकी शादी हो चुकी है, एनिवर्सरी आ रही है, वो अपने हस्बैंड को नई लड़की गिफ्ट करना चाहती है, विच मैन मेरी हाइमेनोप्लास्टी कर दो, लेट हिम गेट द फील कि वो एक वर्जिन के साथ घूम रहा है। इंजेक्ट करवाने के लिए अपना इंजेक्टर इंडिया में कैसे ढूंढें अगर 10 डॉक्टर्स हैं? The problem is, if you look at Aishwarya Rai today, you look at Sushmita Sen today, they have something called overfilled syndrome. Whereas इतने सालों में इतने सेलिब्रिटीज जो प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं वो इस बात को डिनाई करते हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई। सो एज अ प्लास्टिक सर्जन कैन यू कॉल आउट कि किसके फेस पर ग्लो प्लास्टिक सर्जन का दिया हुआ है और किसके फेस पर ग्लो रियल है? इनफैक्ट प्लास्टिक सर्जन्स के एज अ कॉमन मैन कोई भी बता सकता। माइकल जैक्सन ने अपनी फील्ड में तो बहुत नाम कमाया, बट ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर द सर्जरीज दैट वर परफॉर्म्ड ऑन हिम। पूरी ब्लैक स्किन वाइट हो गई। बिकॉज इट इज अमेजिंग कि आज से 30 साल पहले ये सब चीजें थी। बहुत कम लोग जानते हैं मैं एक कार्डियक सर्जन था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तने तुलसानी पॉडकास्ट। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बहुत कंटेंट है ऑनलाइन, टॉप प्रोसीजर्स, सेलिब्रिटी ट्रांसफॉर्मेशंस, बट टुडे वी आर डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट। आज हम वो क्वेश्चंस पूछेंगे जो कोई नहीं पूछता। ये पॉडकास्ट 3 टाइप्स के लोगों के लिए है। पहले वो जो सर्जरी कंसिडर कर रहे हैं और रियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, दूसरे वो जो इंडस्ट्री के बारे में क्यूरियस हैं, और तीसरे वो जो एथिकल डिबेट्स में इंटरेस्टेड हैं। वार्निंग है, ये कॉन्वर्जेशन कंफर्टेबल नहीं होगी, ये कंट्रोवर्शियल बट रियल होगी। मेरे साथ हैं डॉक्टर अमित गुप्ता। ही इज़ अ क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन विद अबाउट 19 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये उनका 20वां साल है और उन्होंने 10,000 प्लस सर्जरीज ऑलरेडी परफॉर्म कर ली हैं। अगले 2 घंटे में वील कवर सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज, BBL एथिक्स, कल्चरल अप्रोप्रिएशन, मेडिकल टूरिज्म, AI टेक्नोलॉजी, सर्जन रिग्रेट्स और रियल पेशेंट स्टोरीज। तो अगर आप रेडी हैं अनफिल्टर्ड ट्रुथ जानने के लिए तो लेट्स बिगिन। आज की डेट में प्लास्टिक सर्जरी में पहले प्लास्टिक सर्जरी को काफ़ी हद तक एक सर्जरीज का डस्टबिन माना जाता था। आई एग्री। बर्न पेशेंट्स या पोस्ट बाईपास के पेशेंट्स जहाँ पर स्कार्स थे तो वो प्लास्टिक सर्जन्स के पास जाने जाते थे। लास्ट 2 डिकेड्स में मे बी इवन अ लिटिल मोर देन दैट, प्लास्टिक सर्जरी ने बहुत बड़ा यूटर्न लेके एस्थेटिक्स की तरफ मूव किया। सो पहले तो आप हिस्ट्री समझाएं, प्लास्टिक सर्जरी कहाँ से इजाज़ हुआ, कैसे ये स्टार्ट हुआ और ये कैसे शिफ्ट हुआ, और कौन सी सर्जरीज आज की डेट में वही डस्टबिन सर्जरीज कहलाती हैं और कौन सी सर्जरीज एक्चुअली में एस्थेटिक्स के अंदर जाती हैं। स्टार्ट तो शायद शिव जी ने ही करी थी गणेश जी के सर को चेंज करके। बट बहुत पुरानी बातें हैं जहाँ सुश्रुत, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, ही स्टार्टेड नोज रिकंस्ट्रक्शंस। अब कट टू टुडे। सो टुडे आई वुड से बर्न्स भी उतना ही सिग्निफिकेंट हो गया। आई टोटली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। पहले प्लास्टिक सर्जन्स को एक लास्ट सॉर्ट ऑफ माना जाता था कि अच्छा तुम भी बैठे हो गाड़ी में। But today it has changed and plastic surgeons have assumed a lot of significance, not only for aesthetics. मैं aesthetics I'll come to it. Reconstruction में breast cancer reconstruction. Imagine a lady, 35-year-old lady, breast cancer से breast निकल गया, वो अब अगले अपने 40 साल एक कट ब्रेस्ट के साथ कैसे काटेगी। सो प्लास्टिक सर्जन्स हैव कम इनटू दैट। फेशियल रिकंस्ट्रक्शंस, चिल्ड्रन बॉर्न विद फेशियल डिफॉर्मिटीज, उनके फेस को वर्चुअली नॉर्मल कर दिए जाते हैं। देयर आर प्लास्टिक सर्जन्स इन इंडिया हु डूइंग सच अमेजिंग वर्क इन रिकंस्ट्रक्शन के
they should be equated with the best doctors in the world today. And then when we come to aesthetics last, I would say, so I started my practice 19 years back, और last 10 साल में मैं देख रहा हूँ literally every year 15 to 20% increase in number of patients coming for aesthetic surgery. The shocking thing क्या है, ये high income group वाले patients नहीं है, mostly middle and upper middle income group के लोग हैं, because ये एक aspirational science है. मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ, मैं आई एम अर्निंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी, मेरी शादी नहीं हो रही है क्योंकि मेरे फादर इन लॉ गंजे को अपनी लड़की नहीं देना चाहते, मुझे ट्रांसप्लांट करना है, मुझे मेंटली बेटर दिखना है, मैं एक जॉब में हूँ, मुझे लड़के मेरे कोलीग्स चिढ़ाते हैं कि आपके मेरे ब्रेस्ट बहुत बड़े हैं, मुझे कपड़े XXX में जाना पड़ता है, मैं क्यों जाऊँ, मुझे नॉर्मल बॉडी इमेज चाहिए. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बेटर इमेज, बेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसने एस्थेटिक सर्जरी को प्रोपेल किया है. एंड टुडे एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी इज अमंग्स द मोस्ट सॉट आफ्टर fields in surgical branches. डॉक्टर साहब थोड़ा ये भी समझाएं कि कौन सी सर्जरीज, कौन से कंडीशंस एस्थेटिक्स में आते हैं और कौन से कंडीशंस क्लिनिकल में आते हैं टैक्सेशन के स्टैंड पॉइंट से. टैक्सेशन, सो आई थिंक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी 5% GST कैटेगरी में है, एंड टिल 5-6 महीने पहले तक 18% कैटेगरी में थी, अब गवर्नमेंट ने उसको 5% कर दिया. अब इसमें बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल उन्होंने लूप होल्स छोड़ रखे हैं. वो ये कहते हैं कि जो भी प्रोसीजर आपके लिए क्यूरेटिव नहीं है, सिर्फ सुंदर दिखने के लिए है, वो टैक्सेबल है, और जो आपके लिए क्यूरेटिव है वो टैक्सेबल नहीं है. अब हेयर फॉल के लिए मैं PRP कर रहा हूं, मैं हेयर फॉल रोक रहा हूं, लेकिन वो 6 महीने के लिए रुकता है. क्या वो क्यूरेटिव है कि नहीं है, मैं नहीं जानता, मेरे पास इसका आंसर नहीं है. गवर्नमेंट कहती है टैक्स लगेगा. क्यों? हेयर फॉल तो क्योर तो कर रहा हूं, चाहे मैं टेम्परेरीली कर रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट उस पर टैक्स मांगती है. लेजर हेयर रिमूवल है, लेजर हेयर रिमूवल से मैं बॉडी के हेयर को निकाल रहा हूं, मैं टैक्स क्यों दूं? अगर मैं टैक्स दे रहा हूं तो कार्डियक बाईपास वाले पेशेंट को भी टैक्स देना चाहिए. अब एक और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, गायनेकोमास्टिया, मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है. गवर्नमेंट उसको एस्थेटिक मानती है, लेकिन गायनेकोमास्टिया के साथ हम बॉर्न होते हैं, इसका मतलब वो बाय बर्थ है हमारे पास. और गायनेकोमास्टिया को लेके मैं आपको इंस्टेंट बताता हूं, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे. मेरे पास एक मेल पेशेंट आया, उसने बोला मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि आपके ब्रेस्ट मुझसे भी बड़े हैं. अब वो कितना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में है, वो मेंटल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आ जाता है. क्या मेंटल डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट वैनिटी है? क्या मेंटली अगर मैं किसी को अपलिफ्ट करता हूं तो मैं टैक्स दूं? तो इसका मतलब तो साइकेट्रिक सारे ट्रीटमेंट्स के ऊपर टैक्स लगना चाहिए. लार्ज ब्रेस्ट है, फीमेल में लार्ज ब्रेस्ट है, उसके लिए शोल्डर पेन, बैक पेन, कपड़े ब्रा से खींच खींच के वो स्ट्रैप मार्क्स, गवर्नमेंट कहती है टैक्स दो. सो अब इसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट्स है, एक लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ हर कॉन्फिडेंस, या उसको कोई बर्थ डिफेक्ट है जिसकी वजह से एक ब्रेस्ट डेवलप नहीं है, मैं ब्रेस्ट इम्प्लांट डाल रहा हूं, टैक्स दो. सो दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल. टू आंसर योर क्वेश्चन, मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ एस्थेटिक सर्जरी में, जो प्लास्टिक सर्जरी में जो आती हैं, वो एस्थेटिक में आती हैं, टैक्सेबल हैं. कुछ लोगों में ब्रेस्ट रिडक्शन में हम लोग टैक्स अवॉइड कर पाते हैं अगर हम प्रूव कर पाते हैं कि उनका पेन बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट है. गायनेकोमास्टिया अभी मोस्ट प्लास्टिक सर्जन्स नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में कर रहे हैं बिकॉज उसको एक बर्थ डिफेक्ट की तरह माना जा रहा है. अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट उसके साथ एग्री नहीं करती है, तो वो लिटिगेशन में चले जाते हैं केसेस. अदर देन दैट, फेस के सारे प्रोसीजर्स, बॉडी के सारे प्रोसीजर्स, लाइपोसक्शन, 6 पैक्स हैं, बटक इम्प्लांट्स हैं, BBL हैं, फेस में फेस लिफ्टिंग है, हेयर ट्रांसप्लांट, ये सारे टैक्सेबल हैं. प्रोसीजर्स लाइक बर्न्स या रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, टैक्सेबल 18% टैक्स, 5% GST of 5%. Okay. अदर प्रोसीजर्स जो बर्न्स है या कैंसर रिकंस्ट्रक्शंस, बर्थ डिफेक्ट करेक्शन, वो सारे नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में आते हैं. इंश्योरेंसेस, व्हाट कैन बी इंश्योर्ड, व्हाट कांट बी इंश्योर्ड? बहुत एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी में इंश्योरेंस लेना बहुत मुश्किल है बिकॉज से फॉर एग्जांपल, एक बहुत अगेन ये एक शॉर्ट साइटेडनेस या लूप होल मैकेनिज्म गवर्नमेंट का, बेरियाट्रिक सर्जरी जो होती है विच इज फॉर ओवरवेट पीपल, वो इंश्योरेंस में कवर्ड है, लेकिन सैगिंग कवर्ड नहीं है. अब ये तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस कि इट इज लाइक कि आप ट्रांजिट फ्लाइट ले रहे हैं कि पहली फ्लाइट तो मैं आपको दे दूंगा, दूसरी आप खुद खरीदो. अब वो पेशेंट बोलता है मैंने 50 किलो वजन लूज कर लिया, अब मेरी स्किन हैंग कर रही है, मैं अब सोशली कॉन्फिडेंट नहीं हूं, अब ही हैज टू पे.
सो गवर्नमेंट हैज़ टू आंसर फॉर दिस, वो इंश्योरेंस में प्रोवाइडेड नहीं है। गायनेकोमास्टिया जो कि 12-13 साल पे प्यूबर्टी के टाइम पे दिखना शुरू होता है, वो इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है। उसको कुछ कंपनीज हैं, मैं आगे नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर्स नहीं करते हैं बट कंपनीज करती हैं, उसका डायग्नोसिस चेंज कर देते हैं, उसको पेन क्रिएट कर देते हैं या ब्रेस्ट एब्सेस कुछ बना के दे फॉल्सिफाई डॉक्यूमेंट्स और उससे वो निकाल लेते हैं। तो ब्रेस्ट रिडक्शन के कुछ केसेस में इंश्योरेंस क्लेम हो जाती है अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रूव कर देते हैं कि ये बोन डिफेक्ट नहीं है, साइज की वजह से। अदर देन दैट ऑल प्रोसीजर्स इंश्योरेंस में कवर, कोई भी प्रोसीजर इंश्योरेंस में, इंक्लूडिंग रिकंस्ट्रक्टिव इंश्योरेंस में कवर हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। जैसे ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन है या फेशियल कोई बर्थ डिफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन है, वो कवर हो जाएगा। आप रिकंस्ट्रक्टिव केसेस करते हैं? मैं प्योरली जब मैंने मौलाना आज़ाद छोड़ा 2008 में और आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी किया है। इनफैक्ट टू एन एक्सटेंट कि अगर कोई किसी पेशेंट को कट लगा और उसको स्टिचेस लगने, मैंने वो भी नहीं किया आज तक। रकुल प्रीत ने एक प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक को, एक स्पेसिफिक सर्जन को कॉल आउट किया सोशल मीडिया पे कि उन्होंने किसी भी तरीके की प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई, वेयर एज इतने सालों में इतने सेलिब्रिटीज़ जो प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं वो इस बात को डिनाई करते हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई। सो एज अ प्लास्टिक सर्जन कैन यू कॉल आउट कि किसके फेस पर ग्लो प्लास्टिक सर्जन का दिया हुआ है और किसके फेस पर ग्लो रियल है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट बाय सेइंग कि आज के दिन बॉलीवुड में देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन जिसने नहीं कराई है प्लास्टिक सर्जरी। सो दैट इज अ ब्लैंकेट क्लेम। हैविंग सेड दैट, जो आपका क्वेश्चन है कैन प्लास्टिक सर्जन्स के हम लोग बता सकते हैं, एब्सोल्युटली बता सकते हैं। नाउ अगर आप इनफैक्ट प्लास्टिक सर्जन्स के एज अ कॉमन मैन कोई भी बता सकता है। आप उस जिस सेलिब्रिटी का नाम ले रहे हैं या जिसके बारे में आप सोचना चाहते हैं, 5 साल पुरानी फोटो निकाल लीजिए गूगल से, आज की निकाल लीजिए। किसी की नोज चेंज हुई होगी, किसी की चिन चेंज हुई होगी, किसी के चीक्स चेंज हुए होंगे। नाउ सपोज कोई 45-year-old एक्ट्रेस है एंड उसके चीक्स बहुत एनलार्ज्ड हैं, जैसे बेबी चीक्स होते हैं, वो नेचुरल हो ही नहीं सकता। आप कितना ही नेचुरोपैथी कर लीजिए एंड जो ये क्लेम करते हैं स्पेशल फूड्स एंड ऑल, नथिंग हैपेंस। स्पेशल फूड्स क्या होते हैं? फैट खाएंगे तो बॉडी मोटी होगी, बॉडी लीन एंड थिन एंड बिल्कुल ये लिफ्टेड अप। नाउ देयर हैव बीन सम सेलिब्रिटीज जिन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया उन्होंने सर्जरीज किया, एंड आई रियली appreciate them. सलमान खान, उन्होंने ओपनली बोला मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। काइली जेनर हैज ओपनली सेड आई हैव डन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतनी रिजर्वेशन क्यों है। आप अपने आप को एनहांस करने के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी इज नॉट अ जोक। यू आर डूइंग सम ट्रीटमेंट, देयर इज पेन इन्वॉल्व, देयर इज रिकवरी इन्वॉल्व, देयर इज कॉस्ट इन्वॉल्व। एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है? और व्हाट इज़ द मेकशिफ्ट, साइकोलॉजिकल मेकशिफ्ट? जैसे ज़्यादातर वेस्ट में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, दे एक्चुअली पब्लिश इन न्यूज़पेपर्स और इन मीडिया कि उन्होंने ये चेंजेस कराए हैं अपनी बॉडी पे, एंड दे हैव बीन फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट, बट इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इन आवर कंट्री, स्पेसिफिकली इन इंडिया। व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल इशू इन डूइंग इट? आई थिंक जो द रीजन फॉर दिस इज प्रॉबेबली द इनसिक्योरिटी के आई एम नॉट नेचुरली ब्यूटिफुल। नाउ अगर एक सेलिब्रिटी ओपनली बोल दें कि मैंने ये सर्जरी करी है, नाउ द प्रॉब्लम इज कि गूगल से कुछ छुपा नहीं है। आप गूगल पे डाल दीजिए XYZ एक्ट्रेस, XYZ एक्टर, बिफोर आफ्टर, वो अपने आप ही बता देता है आपने क्या सर्जरी की। इनफैक्ट आप चैट जीपीटी पे उनकी इमेजेस डाल दीजिए, चैट जीपीटी बता देगा ये सर्जरीज हुई हैं, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। सो द बेसिक प्रॉब्लम आई थिंक इज दे फील कि उनको रोल्स नहीं मिलेंगे बिकॉज पब्लिक बोलेगी ये नेचुरल नहीं है। बट आई थिंक टुडे वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर पब्लिक डज नॉट केयर अबाउट दिस। पब्लिक कहती है आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी लुक्स जो मुझे दिख रही हैं अगर उस रोल पे फिट हो रही हैं तो वो ज़रूरी है। अगर आपने उसको मेंटेन करने के लिए लाल रंग की लिपस्टिक लगाई है काली, हाउ डज इट मैटर टू मी? सो आई थिंक ये फेकनेस शुड एंड। एंड मैंने अपने फेस पे बोटॉक्स किया था, मैं लाइव गया था यूट्यूब पे उस टाइम पे, एंड आई हैव नो क्वाल्म्स अबाउट एक्सेप्टिंग इट। क्या मैं उससे खराब डॉक्टर बन गया या मैं खराब इंडिविजुअल बन गया? नॉट एट ऑल। सो आई थिंक दिस इज फेक। पीपल शुड कम आउट एंड से कि हाँ मैंने ये किया है। सो डॉक्टर साहब, गायनेकोमेस्टिया के लिए बहुत सारे मेल पेशेंट्स आते हैं जो बहुत परेशान होते हैं और मैक्सिमम केसेस बाय बर्थ होते हैं। इसके अलावा मेल पेशेंट्स किस लिए आपके पास आते हैं? सो सरप्राइजिंग फन फैक्ट है ये, टुडे मेरी प्रैक्टिस में 50% से ज़्यादा पेशेंट्स मेल्स होते हैं। एंड इन द लास्ट आई वुड से मे बी 10 years में एक कंप्लीट डेमोग्राफिक शिफ्ट हम लोग देख रहे हैं।
सो गायनेकोमेस्ट्री ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, हेयर ट्रांसप्लांट, तो इन दोनों को अलग कर देते हैं. बॉडी लाइपोसक्शंस, 6 पैक सर्जरीज, एक ऐसी सर्जरी जो आज से 10 साल पहले मेल्स में होती ही नहीं थी, जिसको बोलते हैं हम लोग टमी टक. लेडीज में होती है पोस्ट प्रेगनेंसी, जिसमें स्किन लूज हो जाती है. आजकल बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ वेट लॉस. सो अपनी वेट लॉस जर्नी फिटनेस की तरफ जाते हैं. दे सेड कि हमें तो बिल्कुल परफेक्ट दिखना है. बहुत सारे पेशेंट्स, वी रिसेंटली हैड अ पेशेंट फ्रॉम कनाडा, फ्लू ऑल द वे. उसने अपर बॉडी लिफ्ट, जिसमें स्किन सैगिंग है, उसको मैंने लिफ्ट किया, एंड लोअर बॉडी लिफ्ट. ये बहुत कॉमनली शुरू हो गए. अदर देन दैट बटक सर्जरीज के लिए आते हैं टू रिड्यूस द बटक, एंड कुछ पेशेंट्स जो कि होमोसेक्सुअलिटी की तरफ होते हैं वो बटक्स को एनहांस कराने आते हैं. सो बोटॉक्स, फिलर्स बहुत कॉमन हो गए मेल्स में. Post weight loss injections, are you seeing patients coming for sagging ever since this has gone into the aesthetics industry? आप मुंजारो और ओजेम्पिक की बात कर रहे हैं. सी, इंडिया में अभी बहुत रिसेंट है ये. सो अभी हम लोग मेजर वेट लॉसेस नहीं देख रहे हैं बिकॉज ऑफ मुंजारो एंड ओजेम्पिक. इंटरनेशनली यूएस में तो डेफिनेटली बहुत हो गया है. एज ऑफ येट हम लोग अभी जो वेट लॉस सिचुएशंस देख रहे हैं वो डाइट रिलेटेड एंड एक्सरसाइज रिलेटेड सिचुएशंस में है. जितने भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है मुंजारो ओजेम्पिक के साथ, पेशेंट्स 5, 6, 7 kg से ज़्यादा लूज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उसके बाद वो साइड इफेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं. आपको ड्रॉप करना पड़ता है, 3-4 महीने का ब्रेक ले, उतनी देर में वेट वापस आ जाता है, फिर रीस्टार्ट करते हैं. तो वो पर्सनली आई डोंट बिलीव कि ये इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं. आई बिलीव कि पर्सनल लाइफस्टाइल ज़्यादा ज़रूरी है, बट अभी इंडिया में हम लोग ये नहीं देख रहे. So liposuction versus GLP medications stubborn fat के लिए क्या ज़्यादा सक्सेसफुल है? लाइपोसक्शन ऑलवेज. सो अगर किसी को विसरल फैट है, विसरल मीन्स जो से एग्जाम्पल मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ. ये हमारी एब्डोमेन की स्किन है, ये उसके अंदर फैट है. ये एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम, जो कि एब्डोमेन का कवर है. उसके अंदर हमारा लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स. फैट अगर इस लेयर में है ऑर्गन्स के अराउंड, उसको बोलते हैं विसरल फैट. और अगर फैट स्किन के अंडर है, उसको वो वाला फैट होता है जो लाइपोसक्शन से टैकल होता है. ये वाला फैट सिर्फ और सिर्फ इंजेक्टेबल्स या फिर डाइटरी या एक्टिविटी रिलेटेड रिडक्शन से काम करता है. सो जब पेशेंट आता है, देन वी एग्जामिन देम. अगर उनकी स्किन में फैट है, देन दे आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर लाइपोसक्शन. अगर उनके स्किन में फैट नहीं है और फिर भी वो ओबेसिटी की तरफ है, वो ऑटोमेटिकली इंजेक्टेबल्स की तरफ जाएंगे फिर, क्योंकि लाइपोसक्शन का रोल ही खत्म हो जाता है. नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन कि अगर स्किन में फैट है और वो स्टबर्न है, से फॉर एग्जांपल अगर इन विमेन लोअर बैक, इनर थाइज, अगर इन मेन लोअर एब्डोमेन, ये बहुत स्टबर्न हो जाता है. अगर ये स्किन में है, लाइपोसक्शन इज वे बेटर. वन, साइड इफेक्ट्स नहीं है, इंस्टेंटली हो गया, विद इन अ फ्यू वीक्स यू कैन सी द रिजल्ट, एंड इट इज रिलेटिवली परमानेंट अगर आप स्टेबल वेट मेंटेन करते हैं. इंजेक्टेबल्स में इट विल टेक यू मंथ्स, मच मोर एक्सपेंसिव ऑल्सो, एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स. सो अनफॉर्चुनेटली आज के दिन इंजेक्टेबल्स के साइड इफेक्ट्स की कोई बात नहीं कर रहा है. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ ब्लाइंडनेस, पैनक्रियाटिक डैमेज, एक्सट्रीम डायरिया. देयर आर क्रेजी साइड इफेक्ट्स. द प्रॉब्लम इज अभी दीज आर न्यू ड्रग्स एंड नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे फीमेल्स के बारे में बताया, तो बहुत सारे फीमेल्स हैं जिन्होंने काफ़ी बॉडी पार्ट्स में काम करवाया है. एक प्रोमिनेंट फिगर है दिशा पाटनी, उनके बारे में आज के डेट में बहुत ज़्यादा हाइप हो रहा है, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी, डॉक्टर्स भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने रिब रिमूवल करवाया है, विच इज़ वेरी रेयर एज अ ट्रेंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट. बट इसकी क्या सच्चाई है, और ये प्रोसीजर अगर है तो ये कैसे होता है? ओके, सो रिब रिमूवल सर्जरी उतनी अनकॉमन नहीं है जितना हम सोचते हैं, बिकॉज अभी तक इसके बारे में ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही है. बट इट इज़ एक्चुअली वेरी कॉमन, एंड हम लोगों ने रिब रिमूवल सर्जरी स्टार्ट कर दी है. एंड दिशा की न्यूज़ बहुत कॉमनली आजकल आ रही है इंस्टाग्राम पे, गूगल पे. एंड इनफैक्ट हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि क्या ये पॉसिबल है, एंड अगर पॉसिबल है तो क्या हम कर सकते हैं. नाउ द एक्साइटिंग थिंग अबाउट रिब रिमूवल सर्जरी इज आपकी वेस्ट, इस सर्जरी को बी वेस्ट सर्जरी बोला जाता है, बारबी वेस्ट सर्जरी. 6 to 8 inches of waist reduction can happen with rib removal. So पहले हम लोग hourglass surgeries करते थे with liposuction, and then concept आया high definition जिसमें हम लोग muscle outlines बनाते हैं. अब concept आ गया है rib removal का, wherein you can literally look super petite and एक perfect hourglass अब इससे बनेगा. And I think in the next 10 years, next 5 years में आप इसकी explosion देखने वाले हैं इंडिया में.
India literally sets the standards for plastic surgery globally because of the number of people. इतने सारे patients हैं and हम लोग इतना सुनेंगे बी वेस्ट के बारे में अब, and बस वेट कर रहे हैं कि And what is the risk involved in this? थोड़ी सी सर्जरी रिस्की है बिकॉज रिब्स के नीचे लंग्स होते हैं एंड अगर कोई इनएक्सपीरियंस डॉक्टर इसको कर दें तो लंग इंजरीज के चांसेस हो सकते हैं, बट अदरवाइज एक वेल ट्रेन डॉक्टर के लिए उतना ही सेफ है जितना लाइपोसक्शन सर्जरी है, which I believe is 100% safe. Inexperienced डॉक्टर से मोर देन द एक्सपीरियंस आज की डेट में प्लास्टिक सर्जरी के नाम पे क्वैकरी बहुत हो रही है. थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, मार्केट कहाँ जा रहा है, कैसे अपना डॉक्टर चुने, किस तरीके से आपको उसके अंदर भी ये फिगर आउट आप कर पाएं कि इस पर्टिकुलर डॉक्टर की ये पर्टिकुलर स्पेशलिटी है. Perfect. I think that's a great question. The fact कि प्लास्टिक सर्जरी में क्वैकरी बढ़ती जा रही है ये पब्लिक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एंड इन लोगों की जो क्लिनिक्स या ऑब्लिक हॉस्पिटल्स को मैं दुकान बुलाता हूँ और मैं कहता हूँ कि इनकी दुकान इसलिए चल रही है क्योंकि पब्लिक जा रही है इनके पास. अब चाहे वो कॉस्ट बेनिफिट है क्या, सो कैसे आइडेंटिफाई करें और कहाँ पे पब्लिक फंस जाती है. हेयर ट्रांसप्लांट में आज 98% सेंटर्स क्वैकरी में है, फ्रॉड्स कर रहे हैं. फ्रॉड्स का मतलब आज के दिन ऐसे ऐसे लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं उससे, जैसे कि डेंटिस्ट्स, जैसे कि 12th पास के बच्चे, टेक्नीशियंस जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है, रेडियोलॉजिस्ट, MBBS डॉक्टर्स, ये सब आ गए हैं हेयर ट्रांसप्लांट में बिकॉज आज के दिन टेक्नीशियंस किराए पे मिलते हैं, उनको बुलाते हैं, सर्टेन अमाउंट पे करते हैं, वो चले जाते हैं. बिकॉज ये लोग कहते हैं इनके हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सेफ है. यू विल बी शॉक्ड टू नो ऑल ओवर इंडिया लास्ट ईयर में मोर देन 100 डेथ्स हो चुकी हैं. न्यूज में आता नहीं है अनफॉर्चुनेटली. अब बचे कैसे? हेयर ट्रांसप्लांट इज जस्ट वन सेगमेंट. सेकेंड, अब ग्रेजुअली इवन प्लास्टिक सर्जरी में स्किन स्पेशलिस्ट आर कमिंग इन, जनरल सर्जन्स आर कमिंग इन, लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स एक्सेट्रा में वो आने शुरू हो गए हैं. फेशियल एस्थेटिक प्रोसीजर्स में आने शुरू हो गए हैं. नॉन मेडिकल पीपल आ गए हैं. लकीली इंडिया में अभी भी थोड़ा सा बैरियर है, इंटरनेशनली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, विल डिस्कस दैट लेटर. बट अब जब मैंने ये बोला कि क्वैकरी एंड फ्रॉड्स रियल हैं तो पब्लिक क्या करे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीपेस्ट है उसके पास तो ना जाए बिकॉज वो 100% फ्रॉड है. सेकेंड, प्लीज डू नॉट बी लेड बाय डॉक्टर्स जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे पॉपुलर है, बिकॉज इंस्टाग्राम वाला डॉक्टर नीड नॉट बी द बेस्ट डॉक्टर फॉर यू. वो सिर्फ बेटर शोमैन है. सबसे पहले आपको उसकी क्वालिफिकेशंस चेक करनी है, रियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए. इंडिया में इन्यूमरेबल केसेस हैं जहां पे फेक डिग्रीज को लेके आपको दिखा दिया जाता है, लेकिन जब आप उनसे काउंसिल का सर्टिफिकेट मांगेंगे रजिस्ट्रेशन का, उनके पास नहीं होगा, वो फेक नहीं कर सकते हैं. सो चेक दैट, चेक द इंस्टीट्यूशन कहां से किया है. अगर वो डॉक्टर आपका रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से है तो अंडरस्टैंड करें कि एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पहुंचने के लिए डॉक्टर का एक सर्टेन एप्टीट्यूड होना जरूरी है. अगर उसका एप्टीट्यूड है तभी तो वो पहुंचा, and that tells about the quality of that person. Then trainings, उस डॉक्टर ने उस पर्टिकुलर सर्जरी में एक्सेल करने के लिए क्या किया. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन की बात करूं, हाई डेफिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसीजर्स. नेचुरल सिक्स पैक्स बनाना, नेचुरल कर्व्स करना. तो जैसे मैंने कोलंबिया जाके जिन्होंने स्टार्ट किया ये प्रोसीजर उनसे सीखा, सो दैट टेल्स द अमाउंट ऑफ एफर्ट आई एम विलिंग टू डू. सो अगर कोई पेशेंट ये सब रिसर्च करता है तो उनको पता है कि मैं मोर सेफ हूं. ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कब डिग्री खत्म करी, कितने सालों से प्रैक्टिस में है. एक डॉक्टर जो कि सीनियर प्रोफेसर है कॉलेज में, जस्ट बिकॉज वो 30 साल से प्रोफेसर है डज नॉट मेक देम अ गुड एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन, बिकॉज उसने तो सारी जिंदगी रिकंस्ट्रक्टिव करी है. अब वो ये कह रहे हैं कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, डजंट सॉल्व. उससे मच बेटर 10 साल से एस्थेटिक करने वाला बंदा है जो अकेले लगा हुआ है एंड अपनी ट्रेनिंग्स के साथ वो एक्सेल कर रहा है फील्ड में. सो आई थिंक बिना डिग्रीज, एक्सपीरियंस, एंटीसीडेंट्स, क्वालिफिकेशंस, फेलोशिप प्रोग्राम्स एंड क्या उसने उस फील्ड में कुछ नया क्रिएट किया है. अगर एक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हेयर ट्रांसप्लांट की बुक लिखी है, देयर आर ओनली 3 डॉक्टर्स इन इंडिया जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट की बुक्स लिखी हैं. तो एक बुक लिखने के लिए जितनी नॉलेज चाहिए वो तो आ गई ना उस डॉक्टर में. दैट मीन्स वो जनरली दूसरों से बेटर. डॉक्टर साहब जो बाहर से पढ़कर आए हैं उनको MBBS MD है या कोई इक्विवेलेंट डिग्री है, हो सकता है वो रशिया से पढ़े हैं, हो सकता है वो UK से पढ़े हैं, हो सकता है वो USA से पढ़े हैं, वो अगर इंडिया में आके प्रैक्टिस करें तो उनकी क्या अथॉरिटी है ओवर द सिस्टम?
बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। सी, इंडिया में लॉज तो है नहीं, और रादर मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा, लॉज हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए पूरे लॉज हैं, लेकिन हमारे पास इंडिया में आज के दिन मेजर एग्जांपल्स हैं जहां की डॉक्टर्स ने बाहर से डिग्रीज करी हैं एंड वो बिना इंडियन रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं। जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपने बाहर से ट्रेनिंग करी है, बाहर से एमबीबीएस किया है या कोई भी एमडी करी है, तो आप आके एक एंट्रेंस एग्जाम देंगे इंडिया में, जो कि बहुत टफ होता है। उस एग्जाम को क्लियर करेंगे तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में, एंड देन आप अपनी ट्रेनिंग्स को फर्दर डेवलप करें, ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, सुपर स्पेशलाइजेशन करें। अगर आप वो कुछ भी नहीं करते हैं तो इफेक्टिवली आप अपने आप को, सपोज सी, मेडिसिन बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कॉम्प्लिकेशन फ्री साइंस नहीं है। हर डॉक्टर के पास अपने सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और वो होंगी, हुई हैं, आज भी होंगी, कल भी होती रहेंगी। अगर एक अनरजिस्टर्ड डॉक्टर के हाथ गॉड फॉरबिड कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, वो डॉक्टर तो सीधा जेल जाएगा, बिकॉज वो इंडियन लॉज में कवर्ड ही नहीं है अब। तो उसको फ्रॉड की तरह मान के कोर्ट कहती है कि, सपोज फॉर एग्जांपल, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बहुत इंटरेस्टिंग रूलिंग है, वो कहते हैं कि वर्स्ट क्या हो सकता है किसी भी ट्रीटमेंट में, डेथ कैन बी एन एक्सीडेंट, इट नीड नॉट बी नेग्लिजेंस। एंड कोर्ट कहती है कि लॉयर्स एंड जजेस आर नो वन टू डिसाइड वेदर कि डेथ अगर किसी की हुई है तो वो एक्सीडेंट से हुई है या नेग्लिजेंस से। इसके लिए देयर हैज टू बी अ मेडिकल बोर्ड, विच मीन्स डॉक्टर को आप अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक प्रूव नहीं हो जाता कि वो नेग्लिजेंट है। 2009 से पहले पुलिस आती थी, डॉक्टर को जेल ले जाती थी, वो स्टॉप हो गया। लेकिन इस सिचुएशन में जहां पे आप बोल रहे हैं कि फॉरेन ग्रेजुएट है और वो इंडियन सिस्टम में नहीं आया है, ही विल बी अरेस्टेड स्ट्रेट अवे, वो इलीगल है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो साइंस बैकग्राउंड के भी नहीं है बट डिग्रीज लेके इंडिया के बाहर, स्पेसिफिकली यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में जाके डिग्रीज लेकर नर्सेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स करते हैं, जैसे बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनका मेन प्रोफेशन ही ये हो जाता है। वो लोग वहाँ पे ऑब्वियसली एक्सेल कर रहे हैं, बट इंडिया के लॉज बिल्कुल ही विपरीत हैं, और इंडिया डॉक्टर्स के बाहर ये प्रोसीजर्स करना अलाउ भी नहीं करता, और पेशेंट्स भी कंपैरेटिवली इसको फिगर आउट भी नहीं कर पा रहे, पर जाते भी नहीं हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है, क्यों ऐसा होना चाहिए या क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? सो यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में ट्रीटमेंट्स इतने एक्सपेंसिव हैं। अगर आप एक प्लास्टिक सर्जन के पास बोटॉक्स करने जाएंगे, आप स्पेंड करेंगे अबाउट $800 to $1,000, विच मीन्स कि बहुत सारे लोग नहीं करा पाएंगे। नाउ दीज गवर्नमेंट्स, उन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम सेटअप किया है कि उनको बोला जाता है नर्स, मेडिकल नर्स प्रैक्टिशनर्स। इनको फुल ट्रेनिंग दी जाती है टू हैंडल ऑल दीज केसेस, जैसे बोटॉक्स, फिलर्स, लेजर्स हैं या थ्रेड्स जनरली नर्सेज नहीं करती, वो डॉक्टर्स के पास ही आता है, बट बोटॉक्स, फिलर्स डेफिनेटली करते हैं। दे आर वेरी वेरी वेल ट्रेन्ड पीपल। हैविंग सेड दैट, यूके में बहुत मेजर क्राइसिस बन गई है दैट कोई भी एक इरेगुलर चैनल से प्रोडक्ट्स खरीदता है और ट्रीटमेंट शुरू कर देता है अपने गैराज में। इनफैक्ट एक फाउंडेशन है सेव फेस फाउंडेशन, जो कि इनके अगेंस्ट कैंपेन कर रही है कि एटलीस्ट जो अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स उनको तो बाहर करें। नाउ कमिंग टू इंडिया में डॉक्टर्स में इतनी फ्रॉडरी है कि हम इनकी तो क्या ही बात करें। सो लकीली अभी तक नर्सेस को एंड से नॉन मेडिकल लोगों को ट्रेनिंग्स नहीं दी जा रही हैं टू डू ट्रीटमेंट्स लाइक बोटॉक्स एंड फिलर्स। Unfortunately, that is also changing. There are some doctors जो पैसे कमाने के लिए इंस्टीट्यूट सेटअप करे हुए हैं एंड वो ऐसे लोगों को सिखा रहे हैं। अब 1 महीने की ट्रेनिंग में वो ही सोचता है कि मैं बोटॉक्स कर लूंगा। प्रॉब्लम है कि बोटॉक्स करना तो बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेशंस का क्या करोगे? क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? बोटॉक्स एंड फिलर्स में डिजास्टर्स कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फिलर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज ब्लाइंडनेस, जो कि इतने कैजुअली लिया जाता है इंडिया में। एक सिंपल चिन फिलर इंजेक्शंस, एक चिन को थोड़ा सा एनहांस करने में पेशेंट ब्लाइंड हो सकता है अगर आपने सर्टेन प्रिकॉशंस को नहीं लिया। लकीली बोटॉक्स में कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं। एक मेजर कॉम्प्लिकेशन आती है, नेक लाइंस बन जाती हैं। जैसे कि हम 45 प्लस होंगे, हमारी लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं। इन लाइंस को हटाने के लिए बोटॉक्स लगाया जाता है, टर्की नेक बोलते हैं। अगर उसमें 1 मिलीमीटर भी इधर से उधर हो गया, पेशेंट 3 to 4 मंथ्स के लिए ना स्वॉलो कर सकता, ना सांस ले सकता, उसकी ट्रेक्योस्टमी की जाती है। इतना डेंजरस है वो। एंड अदर रीजन्स में आती हैं प्रॉब्लम्स, उसको मैं
माइनर कॉम्प्लिकेशंस बोलूंगा, जैसे मेरे साथ भी हो चुके हैं। मैंने एक पेशेंट के मैसेटर्स में करा था, उसको हम फेस को थिन करने के लिए करते हैं। एंड कभी कभी पेशेंट्स में अनयूजुअल एनाटमी होती है, उसकी फॉर अराउंड 6 वीक्स स्माइल थोड़ी सी चेंज हो गई थी, बट ये नोन प्रॉब्लम है एंड ये एक सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम है, तो इनकन्वीनियंस है बट मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट फिलर्स में तो अगर आप इधर से उधर हो गए, इट इज डिजास्टर्स। And does this come under insurances in India? Botox fillers don't come under insurance. Complications don't come under insurance. Complications of a non-insured treatment is also not covered under insurance. Fillers कब, threads कब? डिफिकल्ट। सो अगर हम एजिंग की बात कर रहे हैं, अगर फेस गिर गया है नीचे बिकॉज ऑफ एजिंग, तो सबसे कॉमन सेंस क्या बोलता है कि कोई भी चीज अगर गिरी है तो उसको उठाना है हमको। अगर हमारे एक क्लोथ लाइन उसमें कपड़े टंगे हुए हैं और वो लाइन नीचे गिर जाती है, तो हमें क्या करना है? लाइन को खींचना है, दोबारा टाई करना है। फिलर्स क्या करता है? फिलर्स बोलता है कि मैं और वजन डाल देता हूं और उतना उसको एनहांस करता जाता हूं, तो लगेगा कि उठ गया। इफेक्टिवली वो क्लोज लाइन में हम इतने सारे कपड़े डाल रहे हैं, लगता है कि स्ट्रेट हो गई, लेकिन वो लाइन तो बेचारी और ज्यादा गिरेगी। सो अगर हमें एंटी ग्रेविटी मैकेनिज्म करना है, इट इज नॉट फिलर्स, एंड दैट इज वाई फिलर्स की जो सेल इंडिया में बहुत कम हो गई इन द लास्ट फ्यू इयर्स, उसमें थ्रेड्स करना है। सिंपल चीज है कि जो प्रॉब्लम क्रिएटर है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, सिम्टम को थोड़ी। प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दी, सिम्टम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एंड फिलर्स की अपने आप में जो कॉम्प्लिकेशंस ओवर द डेकेड हम देख रहे हैं, उसकी तो स्टोरी बिल्कुल अलग है। सो क्या खराब रिजल्ट्स इस वजह से भी आते हैं कि इंजेक्टर इज नॉट ट्रेन्ड इनफ, या फिलर्स भी खराब हो सकते हैं जो अनअप्रूव्ड हो, जो यूज किए गए हैं किसी पे? बोथ, एंड देयर इज अ थर्ड रीजन, आई विल टॉक अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ कोर्स कि ट्रेन नहीं है तो फिर तो आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, आप तो हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। सो द जनरल पब्लिक हैज टू रीड अबाउट दिस कि किसके पास जा रहे हैं। सेकेंड is there are so many fillers today, and unfortunately there are so many Korean fillers in the market जो कि approved नहीं है, and they are damaging for the skin. They can cause complications, reactions, लेकिन वो बहुत सस्ते हैं। पेशेंट कहता है सर वहां तो 15,000 में हो रहा है, आप 40,000 मांग रहे हो। What they don't understand is that can be, उनकी complications can be untreatable. So that is a major problem. And then कुछ फिलर्स हैं जो चिन के लिए, बोन के लिए बने हैं। उन फिलर्स को अगर आप सॉफ्टवेयर एरियाज लिप्स में डाल देंगे, अंडर आइज में डाल देंगे, देयर डिजास्टर्स कॉम्प्लिकेशंस कैन हैपन। सो इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी। एंड थर्ड फैक्टर इज ओवर यूज ऑफ फिलर्स, जो आपने पॉइंट रेज किया कि क्या फेस को लिफ्ट करने के लिए फिलर्स या थ्रेड्स। ओवर द ईयर्स, ओवर द लास्ट 10 to 12 ईयर्स, जो फिलर्स की कंपनीज हैं उन्होंने प्रमोट किया था कि आप मेगा यूज ऑफ फिलर्स करें, 6 to 10 ml ऑफ फिलर्स। नाउ फन फैक्ट बता दो, मैंने I've been in this field for 19th ईयर चल रहा है, मैंने आज तक किसी पेशेंट को 3 ml से ज्यादा नहीं लगाया। 2 ml इज स्टैंडर्ड, 3 इज लाइक आज बहुत ज्यादा हो गया। एंड दीज कंपनीज प्रमोटेड 6 to 10 ml ऑफ फिलर्स इन ईच पेशेंट। मेजर फैक्टर वाज कंपनी प्रॉफिट्स। डॉक्टर्स को इस हिसाब से उन्होंने ट्रेन किया कि आप ऐसी ऐसी जगह लगाएं जहां पे आप प्राउडली क्लेम कर सके 10 ml डाला है। द प्रॉब्लम इज, इफ यू लुक एट ऐश्वर्या राय टुडे, यू लुक एट सुष्मिता सेन टुडे, दे हैव समथिंग कॉल्ड ओवरफिल्ड सिंड्रोम। ओवरफिल्ड सिंड्रोम इज जब आप फिलर्स रेगुलरली बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो इस एरिया में, सो हमने आर्टरीज वेन्स के बारे में सुना है, देयर इज अ थर्ड चैनल कॉल्ड लिम्फैटिक्स। वो ब्लॉकेज होने से परमानेंट स्वेलिंग हो जाती है और वो डिसॉल्व होनी बहुत ही मुश्किल से, वो कुछ हद तक इंप्रूव होगा। द प्रॉब्लम इज वो फिलर नहीं है, वो कलेक्टेड ब्लड है जो निकल ही नहीं सकता। सो अगर आप ऐश्वर्या राय को कभी भी देख लीजिए, वो अपनी चॉइस से इतनी बबली नहीं है, अब वो ओवरफिल्ड सिंड्रोम की शिकार है। और ये ओवरफिल्ड सिंड्रोम मैंने गूगल पे ही पढ़ा है, मतलब आई वुड नॉट से कि मुझे कल फोन आ जाए मैम का कि आपने क्या बोल दिया, ये गूगल पे है, वहीं से उठाया मैंने। और फिलर्स इंजेक्ट करवाने के लिए अपना इंजेक्टर इंडिया में कैसे ढूंढें? अगर 10 डॉक्टर्स हैं, 10 के 10 डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं, 10 के 10 डॉक्टर्स के पास सेम फिलर है, अब आप कैसे चुनें कि इस डॉक्टर के पास या इन डॉक्टर से ही मुझे अपना फिलर करवाना है? So on a very serious note, however, fillers को let's not take it very lightly. जैसे मैंने कहा, fillers can cause disastrous complications. So what a potential patient should look for is, I feel, first चीज उनको again डिग्री देखनी चाहिए। डिग्री, एक्सपीरियंस, एंटीसीडेंट्स, क्या वो ट्रेंड है, कहाँ से ट्रेंड है, कितने साल के ट्रेंड है। चेक द रिजल्ट्स। उनसे आप पॉइंट ब्लैंक डॉक्टर से पूछे। अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर मुझे प्लीज रिजल्ट्स दिखाइए, आई फील प्राउड क्योंकि मैंने वो क्रिएट किया है।
मैं अगर आपको 50 रिजल्ट्स दिखाऊंगा नोज फिलर्स के, तो आप क्यों नहीं कॉन्फिडेंस पाएंगे मुझ में? एंड प्रॉबेबली आई थिंक कि अ डिस्कशन जहां पे डॉक्टर फ्रीली बताएं कि देखो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इनको इस तरह हैंडल करेंगे. मेरा एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स रहा है कि जो डॉक्टर्स कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं दे आर बेटर, बिकॉज उन्होंने देखी है, उनको पता है कैसे हैंडल करनी है. और जो डॉक्टर कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं होता, उसके पास ना जाए. लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपने फेसेस पर फिलर्स करवाए, और एक फेज ऐसा आ गया था कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के सिमिलर लुकिंग फिलर्स correct. वाले फेसेस हो गए थे, और जिसकी वजह से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनके फेस एक जैसे दिख रहे हैं, और उन्होंने फिलर्स को डिसॉल्व करना Correct. शुरू किया. Correct. क्या हम सेफली कह सकते हैं कि 2026 का जो साल है वो इंस्टाग्राम डेथ का साल है? रिसर्जेंस बोलूंगा मैं, डेथ नहीं बोलूंगा. मैं ये कहूंगा कि इंस्टाग्राम एक मोर अलाइव फॉर्म में ब्यूटी गोल्स को क्रिएट करेगा. उसी इंस्टाग्राम ने जिसने फिलर्स को ग्लोरीफाई किया, उसी इंस्टाग्राम ने बोला कि उतना ठीक नहीं है. वहीं उस प्लेटफॉर्म पे आके सेलिब्रिटीज ने बोला कि मैं सफर कर रही हूं, मैं ठीक होना चाहती हूं. उसी इंस्टाग्राम ने उसके रिवाइज्ड वर्जन को प्रोजेक्ट किया और ये बोला कि लेट अस बी मोर कॉशियस. सो दैट मीडियम इन फैक्ट इज स्ट्रॉन्ग कि उसने अपनी गलती भी मानी और उसने उसको करेक्शन करके बोला कि लेट्स गेट मोर अलाइव, लेट्स गेट मोर एजुकेटेड. एंड वो करते हैं जो आज के दिन करना चाहिए. सो आई फील इंस्टाग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम टुडे टू डिफाइन एस्थेटिक गोल्स. सो जेनजीज ने आज की डेट में बेबी बोटॉक्स करवाना शुरू कर दिया अपने फेस पे, और वो पहले से ही कॉशियस हैं कि उनको एजिंग ही ना हो. उन्होंने इतना पढ़ लिया है जब उन्होंने कंटेंट देखा. क्या हम इसको सही मानते हैं? और सही मानते हैं तो क्या हम ये भी सोचते हैं कि मिलेनियन से ज़्यादा दिमाग वाले हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बेटर रिसर्च से अपने आप पर अभी से ही एंटी एजिंग शुरू कर दिए? So I think this point is valid because we are getting young people जो there's so much of information available and बहुत मुश्किल होता है उस information को correctly analyze करना because इतनी information dissemination हो रही है. And I think today's generation is way more intelligent than what we were. If they're able to process the information correctly, then they will come to know कि a proper healthy diet and proper healthy habits are more important एक अच्छे facial structure के लिए. And personally मैं बेबी बोटॉक्स बहुत करता हूँ एंड यंग जनरेशन में विदाउट इंडिकेशन तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा यंग किसी फेस पे. अर्लीस्ट मैं करूँगा किसी अराउंड 30 इयर्स ऑफ एज, बिकॉज मेरा बिलीफ है कि उससे पहले बेबी बोटॉक्स की ज़रूरत नहीं है. सो बकल फैट रिमूवल का आज की डेट में बहुत सडन क्रेज है, स्पेशली यंगस्टर्स में. ये सडनली इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? आई थिंक लेट्स गो बैक टू स्पाइडी. स्पाइडरमैन 2 जब आई थी तो कर्स्टन डंस्ट स्पाइडी 1 और स्पाइडी 2 में अगर आप देखेंगे उसके फेस में एक मेजर चेंज है. स्पाइडी 2 में फेस उसका केव्ड इन है एंड दैट इज बकल फैट सर्जरी. शाहिद कपूर की अपीयरेंस बकल फैट सर्जरी वाली है. नाउ व्हाट हैपेंस इज जब आप एक फिटनेस की तरफ जाते हैं यू वांट अ चिजल्ड फेस. बकल फैट आज मैं मानता हूं कि मोस्ट इफेक्टिव है टू क्रिएट दैट चिजल लुक. एंड दिस इज अ सर्जरी जो कि 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स लेती है. पर्सनली आई एम ऑन यूट्यूब डूइंग दिस सर्जरी इन 6 seconds. It's very quick recovery, very effective results and assured results and very safe. So buccal fat is, you're absolutely right, इतनी high demand surgery है simply because it creates a beautiful contour to your face. And आप athletic दिखते हैं, more fit दिखते हैं and with almost no complication at all. Yeah, absolutely. सो आपने कहा था कि इंडिया प्लास्टिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट्स में आज की डेट में वर्ल्ड ओवर एक तरीके से लीड कर रहा है, बट इकोनॉमिकली आज भी टर्की में लोग ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट्स कराने के लिए जा रहे हैं. कारण क्या है, और क्या इंडिया compete करके इसमें भी नंबर 1 बनेगा? इंडिया टर्की से कभी भी compete नहीं कर सकता. सो देयर आर सर्टन फैक्ट्स विच वी शुड नो कि क्यों टर्की विन करता है. सी टर्की में द गवर्नमेंट एज अ होल डिसाइडेड कि इसको एक हब बनाना है. अब टर्की आप इस्तांबुल लैंड करते ही आपको सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि ये एक बहुत बड़ा हब है. हाउ डज इट वर्क? हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स ने 5-star होटल्स के साथ टाई अप करके 5 days के लुक्रेटिव पैकेजेस विद फुल लग्जरी
80,000 to 1 लाख में हो जाता है ट्रांसप्लांट, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एयरपोर्ट से शोफर पिकअप, लिमोजिन ड्रॉप। इंडिया में 5 स्टार होटल्स, अच्छे 5 स्टार होटल्स 25,000 रुपए पर डे हैं। यू कैनॉट अफोर्ड इट। सो एक सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। टर्की क्रिएटेड दैट इकोसिस्टम कि हम पेशेंट्स को ऑन अ बल्क लेवल लाएंगे एंड एवरीबडी विल विन। सो दे केप्ट द कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स लो, दे केप्ट द हॉस्पिटैलिटी वेरी हाई, एंड द बिगेस्ट एडवांटेज जो टर्की के पास है वो उसका ज्योग्राफिक लोकेशन। यूरोप के लिए क्लोजेस्ट है, गल्फ के लिए क्लोजेस्ट है, एशिया के लिए क्लोजेस्ट है। इंडिया ने क्या किया कि जो इंडिया का मेडिकल वीजा है उसके प्रोसीजर्स इतने टफ कर दिए। मेरे पास एक उसमें क्लॉज है कि अगर आपको इंडिया आना है मेडिकल वीजा पे तो आपको वहां के किसी लोकल डॉक्टर से रेफरल लिखवाना पड़ेगा कि प्लीज गो टू इंडिया। कौन डॉक्टर लिखेगा? कौन पेशेंट जाएगा किसी के पास लिखवाने? सो द सिस्टम विच हैज बीन क्रिएटेड फॉर फॉरेन पेशेंट्स इंडिया में बहुत टफ बना दिया। पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि सर इंडिया का वीजा लेना तो एक हेडेक है, जबकि इट शुड बी द इजीएस्ट। एंड टर्की ने वहां पे विन कर लिया। उन्होंने कहा आप आ जाओ। एंड टर्की जाने के लिए यूरोपियन को वीजा नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ दुबई इज यूरोपियन, वो उनको नहीं चाहिए। जो बाकी हैं वो आराम से मिल जाता है। 1-1.25 घंटे की फ्लाइट है। इंडिया आना मतलब 8 से 10 घंटे। अगर यूके से आना है 9 घंटे, यूएस से आना है तो 16 घंटे। वहीं पे डिस्टेंस हाफ हो गया। सो लॉजिस्टिकली इट इज बेटर। थर्ड, टर्की एज अ टूरिस्ट कंट्री इज वे हायर देन इंडिया। आप इस्तांबुल में लैंड कीजिए, 4-5 दिन में आप वर्चुअली सारा टर्की देख लेते हैं। आप दिल्ली लैंड कीजिए, आपको टूरिस्ट स्पॉट देखने के लिए 2 दिन चाहिए। दिल्ली में कुछ नहीं है, दिल्ली के आसपास 2 से 3 दिन चाहिए, उतने दिन में आधी टर्की पूरी हो जाती है आपकी। सो टर्की लॉजिस्टिकली, ज्योग्राफिकली, एज अ कॉन्सेप्ट बहुत अपील करता है। अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज हैपनिंग इज, एक चीज बहुत अच्छी है तो उसमें अब प्रॉब्लम डीके स्टार्ट हो गया। वहां पे भी उतने ही फ्रॉड्स हो रहे हैं, उतनी क्वैकरी जितने इंडिया में है। देयर हैव बीन डेथ्स रिपोर्टेड इन टर्की। देयर हैव बीन केसेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिपोर्टेड इन टर्की। पेशेंट्स गए हैं लाइपोसक्शन करने के लिए, पता चला किडनी निकल गई और वो वापस पहुंच गए। सेकेंडली, जो पोस्ट फॉलोअप मैकेनिज्म्स हैं जो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वहां पे बहुत पुअर हैं। लैंग्वेज इश्यूज बहुत ज्यादा है वहां पे। तो इट इज पॉसिबल दैट इन द नेक्स्ट से मे बी 10 years और सो टर्की का डिक्लाइन होगा। इनफैक्ट ऑलरेडी हो रहा है। प्लास्टिक सर्जरी के लिए अब लोग टर्की नहीं जाना चाहते हैं। टर्की नंबर 1 हमेशा बना रहेगा नो सर्जरी में। दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। नंबर 1 बना रहेगा हेड ट्रांसप्लांट में, उसको कोई हटा नहीं सकता वहां से। कैसे? आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस, वो कैसे हैं नोज सर्जरीज में नंबर 1? द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू टर्की, qualification and experience wise. The most complicated cases of nose surgery are corrected in Turkey. The biggest names जो कि associations चलाते हैं वो Turkish doctors हैं. So Turkey will always win. And unfortunately India का ecosystem ऐसा है कि वो, and India में टैक्स भी है. इंडिया ने इसके ऊपर GST लगा रखा है, टर्की में नहीं है. So यहाँ पे पेशेंट, इंटरनेशनल पेशेंट आता है, वो कहता है मुझे टैक्स भी देना है. So 5% का स्टेटेबल लॉस हो गया उसको. So I think the government needs to create an ecosystem for medical tourism. जस्ट बाय सेइंग कि इंडियन डॉक्टर्स अच्छे हैं, कोई नहीं आने वाला। सो आज की डेट में 1 in 3,000 पेशेंट्स की BBL सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन है। मोर्टालिटी रेट्स भी बढ़े हुए हैं, बट इट इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट सर्जरीज, बट वन ऑफ द मोस्ट वांटेड सर्जरीज पीपल वांट टू डू। इसकी क्या सच्चाई है? सो BBL यूज्ड टू बी डेंजरस, एंड इनफैक्ट ये स्टोरी हाईलाइट तब हुई थी जब एक ब्रिटिश नेशनल इजिप्ट गई थी अपनी सर्जरी कराने, 28 या 32 year old लेडी, and she died there. तब world started waking up. Few instances उससे पहले भी आए थे, and in fact UK में BBL banned है as of today. Now Indian scenario क्या है? यहाँ पे हमेशा BBL होते रहे हैं last 15 years, 19 years से तो मैं ही देख रहा हूँ. The reason इंडिया में हमें problems कभी नहीं आई हैं because हम लोगों ने हमेशा limits में रहे हैं. Problems कहाँ आई है कि एक बटक normally 600 to 700 ml फैट लेता है. Around a decade back एक concept आया था मियामी बट के नाम से, मायामी बट के नाम से, जिसमें 1500 and above ml फैट जाता था. उसकी वजह से फैट यूज्ड टू गेट इनटू द आर्टरीज एंड वेन्स, एंड फैट एम्बोलिज्म नाम की एक डेडली की सिचुएशन बन जाती थी जिससे बचना नामुमकिन है. इंडिया में वो हुआ ही नहीं बिकॉज डॉक्टर्स को पहले से पता था कि ये करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हम मोर सेफ थे. एंड वर्ल्ड ओवर पीपल वर ग्रैपलिंग विद दिस प्रॉब्लम. हम लोग बोलते थे कहाँ हो रही है कॉम्प्लिकेशन, हमारे तो नहीं हो रही. एंड वी रियलाइज जो हम लोग कर रहे हैं वो या वर्ल्ड कह रहा है वही करो. So BBL today is something जो कि I would offer to my closest relative without any problem, and it is very very effective. Only caution इसमें BBL में क्या है कि patients आते हैं किम करदाशियन को देख के, जेलो को देख के, और बोलते हैं हमें ऐसा बट चाहिए.
वो ये नहीं जानते कि वो 10-12 बार हो चुकी है सर्जरी, और हम चाहते हैं इंडियन डॉक्टर से एक बार में जेलो बट बना लें। सो कॉशन ये है कि पेशेंट्स को पता होना चाहिए प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट, कि इतना ही इंक्रीज होगा, और आपको इतना चाहिए तो कम से कम 4 या 5 बार करना पड़ेगा, या फिर बटक इम्प्लांट करें, उसके ऊपर BBL करें। सो expectation matching needs to be done, otherwise it's very safe. There are a lot of conversations that have also been happening around fillers for buttocks and breasts. तो इसकी क्या सच्चाई है? So fillers आजकल there has been body fillers आ चुके हैं, कोरिया से बहुत अच्छे आ रहे हैं, इटली से भी आ रहे हैं। ब्रेस्ट एंड बटक्स के लिए आई थिंक they're only useful for a temporary period, because fillers 6 महीने में absorb हो जाते हैं, मैक्सिमम कभी 4 कभी 6। पर्सनली मुझे लगता है कि they are not cost effective, because जितना हम लोग से बटक इम्प्लांट की कॉस्ट में हम लोग सर्जरी करते हैं, उतने में आपको 1/10 एनहांसमेंट मिलेगा विद फिलर्स, एंड वो भी 6 महीने में चला जाएगा। सो आई रियली डोंट थिंक फिलर्स हैव एनी रोल इन एस्थेटिक, इन बॉडी एस्थेटिक्स, एक्सेप्ट अगर कोई पेशेंट की शादी है या कोई रैंप वॉक पे जाना है, उसके पास टाइम नहीं है सर्जरी करने का, उस टाइम पे मे बी दे कैन डू इट टू एनहांस देमसेल्व्स अ लिटिल बिट, या फिर कोई माइनर एसिमेट्री हो, से मैंने लाइपोसक्शन करी, मैंने BBL किया, एक बटक में फैट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया, मुझे उसको कवर अप करना है, तो मे बी उसके लिए मैं फिलर्स कर दूंगा। बट अदर देन दैट आई डोंट बिलीव इट, हमें बॉडी फिलर्स करने ही नहीं चाहिए। थोड़ा फनी है, बट मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन को आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ बिकॉज देर आर पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड टू अ लेवल जहाँ पे वो इम्प्लांट्स के थ्रू, सिलिकॉन के थ्रू मल्टीपल चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, और वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस बहुत देखी गई हैं। एक ह्यूमन बॉडी में कितना सिलिकॉन एक्चुअली में डल सकता है और कहाँ पर रोक देना चाहिए? सो सिलिकॉन इज 100% सेफ फॉर द ह्यूमन बॉडी। जो मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन आता है 100% सेफ है। सो आप मल्टीपल साइट्स पे एक साथ सर्जरी कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई रिस्क नहीं है। रिस्क आता है साइजेस पे। सो लेट मी से कि फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट कहता है कि मुझे ब्रेस्ट इम्प्लांट एंड बटक इम्प्लांट करना है, लॉजिस्टिक इशू है क्योंकि पेशेंट सोएगा कैसे, तो इस वजह से 3 to 4 वीक्स का गैप हम देना चाहिए। बट अदर देन दैट इट इज एब्सोल्युटली सेफ टू डू बोथ, एंड मैंने करे भी हुए। फेस के ऊपर अगर हमको इम्प्लांट्स यूज करने हैं, ये 100% सेफ है, सेफली किया जा सकता है। चिन इम्प्लांट करना है अलॉन्ग विद ब्रेस्ट इम्प्लांट, इनफैक्ट टुडे आजकल तो बाइसेप्स इम्प्लांट्स आ रहे हैं, 6-पैक इम्प्लांट्स आ रहे हैं, एब्सोल्युटली सेफ टू गो अहेड विद देम। आई एम नॉट टॉकिंग कि सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन होती नहीं, वो अलग एस्पेक्ट है। क्या बॉडी के लिए सेफ है? 100% सेफ है। मैंने दूसरा पॉइंट जो रेज किया वो मैं कह रहा हूं कि क्या साइज ऑफ इम्प्लांट सेफ है आपके लिए। से फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट इम्प्लांट, नॉर्मली पहले वी वुड गेट 1 किलो से ऊपर के इम्प्लांट्स भी मिलते थे, अब मोस्ट कंपनीज 1000 ग्राम से बड़ा इम्प्लांट्स नहीं बनाती हैं। बॉडी के डायमेंशंस के हिसाब से अगर हम इम्प्लांट्स को यूज करेंगे, देन मैंने जो लार्जेस्ट इम्प्लांट किया 925 सीसी इम्प्लांट ब्रेस्ट में डाला हुआ है मैंने। बट द पॉइंट इज दैट गर्ल वाज 6 फीट टॉल, 110 या 115 kgs वाइड, उसका ब्रेस्ट इटसेल्फ कुड इजीली टेक इट। वहीं मैं किसी पेटीट लड़की में 400 भी डालूंगा तो इम्प्लांट बाहर आ जाएगा। सो आई थिंक इट इज मोर अ जजमेंट कॉल, एक्सपीरियंस का कॉल है ये। बट सिलिकॉन पर से, अगेन इसमें एक छोटा सा कैविएट आ जाता है, फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे साउथ कोरियन एंड चाइनीज इम्प्लांट्स आते हैं। आई डोंट बिलीव दे आर सेफ, लाइफ टाइम वारंटीज नहीं मिलती उनके साथ। उनको आप ब्रेस्ट इम्प्लांट को ऐसे कर दीजिए, फट जाते हैं, चीप होते हैं, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स कर देते हैं। उसमें थोड़ा सा आई थिंक पेशेंट को कॉशन रखना चाहिए कि एक ऐसी चीज जो आपके बॉडी में लाइफ लॉन्ग रहनी है, उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। एंड कैन दिस बी डन ऑल टुगेदर और वुड देयर बी गैप्स? लॉजिस्टिक इश्यूज को छोड़ के दे कैन बी डन टुगेदर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ब्रेस्ट एंड बटक एक साथ करना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर दोनों कर दिया तो पेशेंट ना पेट पे सो सकता ना ब्रेस्ट बटक्स पे सो सकता। सो उसमें 2 to 3 वीक्स का गैप देके they can be done together. So since I have been working with plastic surgeons for more than a decade, ये मेरा अपना personal सवाल भी है, there have been a lot of rejections on complicated cases by qualified surgeons because उन्होंने बहुत सारे cases देख लिए हैं जहाँ पे उनको समझ आता है कि ये नहीं करना चाहिए, but that is also being promoted by less qualified or non-qualified surgeons or maybe quacks या फिर other countries जहाँ पर ये surgeries हो रही हैं। इस मिस हैंडलिंग को किस तरीके से हैंडल किया जाए? मे बी इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखता हूँ आपसे। आई बिलीव कि मैं अपनी बात करूँ या दिल्ली में 3-4 जो फेमस प्लास्टिक सर्जन्स हैं,
हम में से कोई भी कोई सर्जरी मना नहीं करता अनलेस पेशेंट की मेडिकल प्रॉब्लम है जो उस सर्जरी को करने से रोक रही है। एग्जाम्पल, पेशेंट के स्टेंट डला हुआ है, ब्लड थिनर्स ले रहा है और वो कहता है मुझे टमी टक करना है, 3-3.5 घंटे की सर्जरी, उसके बाद वो स्टेंट ब्लॉक हो जाएगा अगर उसने ब्लड थिनर्स को रोका। ब्लड थिनर्स के साथ ही सर्जरी हो नहीं सकती। सो आई वुड से नो, क्योंकि लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट। नाउ अब आपने कहा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, मैं बिलीव करता हूं जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी में है वो है ममी मेकओवर। ब्रेस्ट सर्जरी, एब्डोमेन सर्जरी, इंटीमेट एरिया सर्जरी, एवरीथिंग टुगेदर 6 to 7 आवर्स की सर्जरी, इट्स अ मैसिव प्रोसीजर। जिन प्लास्टिक सर्जन्स के पास अपनी टीम्स हैं, फॉर एग्जांपल मोर देन 1 प्लास्टिक सर्जन, 2 या 3 डॉक्टर्स एज अ यूनिट काम कर रहे हैं, गुड एनेस्थीसिया सपोर्ट, गुड बैकअप्स, ब्लड की अवेलेबिलिटी है, I don't think any doctor will ever say no. Reason is not money. Reason is because मुझे आता है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? And the reason patients जाते हैं मुझे छोड़ के किसी younger doctor के पास is not कि मैंने मना किया, it is because वो पैसे बचाना चाहते हैं at lower cost. So I don't believe a good plastic surgeon will ever say no. In fact, अगर किसी पेशेंट का कॉम्प्लिकेशंस हुई है किसी और डॉक्टर के साथ, मैं सबसे पहले उसको लेता हूं बिकॉज मैं नहीं करूंगा तो कौन ठीक करेगा? ठीक बात है। I mean, 19 years in this field, seen virtually every complication. अगर आप सफर कर रहे हो for whatever, who else but me? हाइमेनोप्लास्टी, वजाइनोप्लास्टी जैसी बहुत सारी सर्जरीज हैं जो ज़्यादातर बहुत सारी औरतें अलग अलग देश के टायर 2 टायर 3 सिटीज़ से भी आती हैं करवाने के लिए, और इसके बारे में बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन्स कभी कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते। क्या ये विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है कि ये एक्चुअली में किसी तरीके से बैकवर्ड लेकर जा रहा है हमारे देश को? Actually, neither of them. So, हम लोग एक्चुअली बहुत सारी सर्जरीज करते हैं, तो वेजाइना टाइटनिंग को थोड़ा सा अलग, वेजाइनोप्लास्टी को अलग कर देते हैं। हाइमेनोप्लास्टी एक सोशल प्रॉब्लम है और ये वर्ल्ड ओवर, एंड ये कभी ठीक भी नहीं होने वाली। अगर हम सोचें कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन स्पेसिफिक है, वो भी नहीं है। शॉकिंग, आई हैव डन हाइमेनोप्लास्टी ऑन गर्ल्स फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर रिलीजन। द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट द गर्ल, इट इज द गाय जो प्रॉब्लम है। लड़के को वर्जिन चाहिए, खुद वो कहीं पे भी गया हो, लड़की तो टेस्ट कर नहीं सकती लड़के को। लड़के ने अपने आप को सोसाइटी में ऊपर दिखाने के लिए लड़की को बोला मुझे वर्जिन चाहिए। आज के दिन आई मीन एनी चाइल्ड हु इज गोइंग इनटू कॉलेज, जैसे वो एडल्ट, इनफैक्ट एडल्टहुड से पहले ही उसके सेक्सुअल रिलेशंस हो जाते हैं। इट्स अ वेल नोन फैक्ट एंड पेरेंट्स नीड टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट कि ये नॉर्मल है। एंड उस गर्ल से डिमांड किया जाता है कि तुम्हें वर्जिनिटी का प्रूफ देना है। अब वो लड़की क्या करेगी? वो बोलती है ठीक है 25 मिनट की सर्जरी है, कर लेती हूँ, कम से कम मुझसे सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे। अब मॉरल डिलेमा आता है, क्या ये चीटिंग है? उस लड़के से पूछो उसने कितनी चीटिंग करी है। अगर वो लड़का वर्जिन है तो ये चीटिंग है, अदरवाइज नहीं है, बिकॉज आप सिर्फ अपने आप को सेफ कर रहे हो। सो आई डोंट बिलीव ये उसको एम्पावर भी नहीं कर रहा है, ये बैकवर्ड भी नहीं लेके जा रहा है, ये उसको एक सेफ्टी नेट दे रहा है कि वो अपनी लाइफ को आराम से जी ले। अब बात आती है, तो देयर इज अ फनी साइड टू दिस ऑल्सो। आई हैड अ पेशेंट, उसने मुझे कहा कि उनकी शादी हो चुकी है, एनिवर्सरी आ रही है, वो अपने हस्बैंड को नई लड़की गिफ्ट करना चाहती है, विच मेंट मेरी हाइमेनोप्लास्टी कर दो, लेट हिम गेट द फील कि वो एक वर्जिन के साथ घूम रहा है। सो दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये भी हो चुका है। अब जहां पे बात आती है वेजाइना टाइटनिंग की, आई थिंक दैट इज मोर टू डू विद accepting sexuality as being the most important thing in life. वेजाइना टाइटनिंग कौन कराते हैं? जिनकी प्रेगनेंसी के बाद वेजाइना लूज हो गई है। नाउ प्रैक्टिकल सिनेरियो आता है, ये सोसाइटी वर्ड सेक्स को एक बहुत नेगेटिव इमेज देती है, जबकि कोई रिलेशन हस्बैंड वाइफ का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बिना इसके चल ही नहीं सकता। शादी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद वेजाइना लूजनेस की वजह से दैट सेक्सुअल इंटीमेसी डाइज, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मरने दो रिलेशनशिप को। वहीं पे एक 45 मिनट की सर्जरी उस रिलेशनशिप को टीनेज लेवल पे ले जाएगी। व्हाट्स द प्रॉब्लम? हस्बैंड लाइक्स इट, द वाइफ लाइक्स इट, यू नो, वो होता है ना मियां बीवी राजी तो क्या, क्यों बोल रहा है काजी? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें वजाइनोप्लास्टी में बहुत सारे नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स भी आ गए हैं। सो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन दैट इज बीइंग यूज्ड, और इट शुड बी इन्वेजिव फॉर्म ओनली? सो सी, आई थिंक ये क्वेश्चन आप एक प्लास्टिक सर्जन से पूछ रहे हैं, तो प्लास्टिक सर्जन ऑब्वियसली सर्जरी का प्रमोशन करेगा। नाउ द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स का
जो लेजर्स हैं फॉर वेजाइना टाइटनिंग, आई बिलीव दे डोंट वर्क. रीजन है उसका, जो लेजर्स हैं वो काम करते हैं वेजाइना के अंदर की जो स्किन को थोड़ा सा बर्न करते हैं, बर्निंग इफेक्ट से वहां पे थोड़ी टाइटनिंग होती है जो कि 3 से 4 महीने तक रहती है. हम सर्जरी में वेजाइना के पूरे कैलिबर को छोटा कर देते हैं, ओपनिंग को छोटा करते हैं, मसल्स को टाइट करते हैं. जो वेजाइना 3 to 4 फिंगर्स इंट्रोड्यूस कर पाता है वो सिर्फ 2 फिंगर्स या 2.5 फिंगर्स तक ले पाता है. जो 2.5 फिंगर्स इज व्हाट इज देयर एक नॉर्मल यंग गर्ल में. तो मैं उसकी पूरी की पूरी एनाटॉमी को रिस्टोर कर रहा हूं पहले, और ये मशीन से बहुत माइनर इफेक्ट करती हैं. आई थिंक दे आर मोर यूजफुल फॉर द यंगर गर्ल्स जो कि सिर्फ सेक्सुअली एक्टिव हैं, चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है, और वो कहते हैं कि मेरे मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, आई जस्ट वांट मिनिमल टाइटनिंग के जो नेक्स्ट पार्टनर है उसको ज्यादा फील ना हो. लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद अगर आप लेजर, एंड मेरे पास जितने वेजाइना टाइटनिंग के पेशेंट्स आते हैं 50% ऑफ द मशीन से कर चुके हैं, पहले लेजर से कर चुके हैं, दिस इज यूजलेस, टोटल वेस्ट ऑफ मनी. ओनली इस सेगमेंट की बात करो, यंगर गर्ल्स में इट माइट बी यूजफुल. हैविंग सेड दैट, मेरे पास यंगर गर्ल्स भी आती हैं, वो कहते हैं एक बार प्लीज इसको अच्छी तरह टाइट कर दीजिए. So that's, I think, I don't believe in lasers for vagina tightening. And after a vaginal tightening is done for a younger woman, would childbirth Never a problem. Never a problem. जब चाइल्ड बर्थ के टाइम पे मसल स्ट्रेच हो जाती हैं, एंड देन गायनेकोलॉजिस्ट अगर वजाइना टाइट होता है तो एक कट लगाते हैं जिसको एपिजियोटमी बोलते हैं. सो दे नो व्हाट टू डू, एंड वजाइना टाइटनिंग विल नेवर बी अ प्रॉब्लम इन चाइल्ड बर्थ. आज की डेट में एक टर्म है फॉक्साइड, जहाँ पर बहुत सारे एशियंस हैं जो इंडिया के बाहर इस चीज़ को चेंज करवाने के लिए पैसा दे रहे हैं, और रेसिज्म में फंस भी गए हैं. और बहुत सारे वाइट्स हैं जो इन फीचर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पैसे दे के ये फीचर्स पाना चाह रहे हैं. इस पर आपका आज की डेट में क्या टेक है? सो फॉक्साइज का आई बिलीव के जो ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द रेसिज्म पार्ट. जो नॉर्थ ईस्टर्न डिसेंट के या ओरिएंटल डिसेंट के लोग हैं, दे फेस रेसिज्म, एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज उनको कहाँ रेसिज्म मिलती है पता है? सिर्फ इंडिया में और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में. इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में उनको रेसिज्म नहीं मिलती, और वो इंडियंस हैं जिनको मिल रही है. सो एनीवे, उनको मिलती है बिकॉज ऑफ द आईलिड प्रॉब्लम. उनकी यहाँ पे आईलिड में फोल्ड नहीं होता, जिससे कि आईज थोड़ी सी कवर हो जाती हैं. वो एक एस्पेक्ट है जिनकी वजह से उनको, जो ओरिएंटल डिसेंट के लोग हैं उस रेसिज्म से बचने के लिए वो सर्जरी करते हैं जिसमें वो आईलिड हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड देन दे फील मोर सॉर्ट ऑफ अडेप्टेड टू द सोसाइटी और द नॉर्म्स जो सोसाइटी ने सेट करें. फॉक्स आई ऑन द अदर हैंड इज अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर जिसमें इस आंख को एंगल देके ऊपर लिया जाता है. नाउ इंडिया में एटलीस्ट हार्डली एनी नॉर्थ ईस्टर्न होगा जिसकी आंख इतनी टेढ़ी होगी. ये एक बहुत एक्सट्रीम मोंगोलॉइड फीचर है जो कि आज के दिन यंगर गर्ल्स को एक ब्यूटी और या कहूं कि एस्थेटिकली अच्छा लगता है. द सैड पार्ट अबाउट दिस फॉक्स आई कि गंदे स्कार्स छोड़ता है जो आपको मेकअप से छुपाने पड़ते हैं, एंड ये परमानेंट नहीं है. सो पर्सनली मैं फॉक्स आई सर्जरी नहीं करता हूं, एंड बहुत कम पॉपुलेशन, ये पॉपुलर इंस्टाग्राम में ज़्यादा है, रियलिटी इज डिफरेंट. बहुत कम लोग करते हैं ये वाली सर्जरी. एक पॉपुलर टर्म है एथनिक राइनोप्लास्टी. क्या एक्चुअली में वाइल डूइंग दिस सर्जरी आप उसकी एथेनिसिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं? सो एथनिक राइनोप्लास्टी बुक्स में मेंशन्ड है, एंड एज अ रियल वर्ड मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बिकॉज एक तरह से रेसिस्ट वर्ड है दैट वी आर सेइंग कि तुम्हारी एथनिसिटी ये उसको बदल दो. वॉट इट बेसिकली मीन्स, ओरिएंटल डिसेंट के जो लोग होते हैं उनकी नोज थोड़ी सी छोटी होती है. उनका जो नोज के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है सेप्टम, वो थोड़ा सा छोटा होता है, और नोज इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल, उसकी जो डेफिनेशन उसकी जगह थोड़ी सी अंदर चली जाती है, एंड इट मेक्स द फेस लुक स्मॉलर. सेकेंड प्रॉब्लम उनमें होती है, जो ये मिड बोन होती है वो थोड़ी सी वीकर होती है. ये एक रेशियल इशू है, इन द सेंस ये फीचर है, नॉट एन इशू. क्या मैं उसको बदल सकता हूँ? एक्चुअली यस. क्या बदलना चाहिए? आई डोंट नो. लेकिन मैं बदल सकता हूं बाय डूइंग अ राइनोप्लास्टी सर्जरी, जिसमें मैं उस नोज को आगे ला सकता हूं, मैं चीक्स को एनहांस कर सकता हूं. सो आई टेक अवे ऑल दोज फीचर्स जो कि एक एथनिक फेस में थी. एथनिसिटी बेसिकली जो ये वर्ड रेफर करता है, ये ओरिएंटल डिसेंट को रेफर करता है. सो यस, नाउ आपका क्वेश्चन है कैन वी प्रिजर्व. हम तो प्रिजर्व नहीं कर रहे, हम तो चेंज कर रहे हैं. वी आर सेइंग कि जिस इंडिविजुअल को अलग लग रहा है कि मैं बाकी वर्ल्ड से अलग हूं, तो ठीक है ना, मैं प्लास्टिक सर्जरी करके ठीक कर देता हूं ना. आपका नाम तो वही है, आपका खून भी वही है, आपके रिलेशंस भी वही हैं, फेस ही तो चेंज कर रहा हूं.
इससे एक क्वेश्चन लीड होता है जहाँ पर हम बात करना चाहेंगे माइकल जैक्सन के बारे में। माइकल जैक्सन ने अपनी फील्ड में तो बहुत नाम कमाया, बट ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर द सर्जरीज दैट वर परफॉर्म्ड ऑन हिम। सर्जरीज तो समझ आती हैं कि फेशियल एस्थेटिक्स चेंज करती हैं, बट पूरी ब्लैक स्किन वाइट हो गई, उसके पीछे क्या राज था और ये कैसे हुआ? सो ये एक एस्पेक्ट है जो कि थोड़ा सा पुअरली अंडरस्टूड है, बिकॉज इट इज़ अमेजिंग कि आज से 30 साल पहले ये सब चीज़ें थी। सर्जिकली तो कुछ नहीं हो सकता, विच इज़ वेरी क्लियर। नाउ देर आर सर्टन कुछ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है, जैसे केमिकल पील्स, लेजर्स जो कि बहुत सालों से हो रहे हैं, एंड देर आर सम मेडिसिन जो कि स्किन वाइटनिंग कर सकती हैं। अगर उनको बहुत एक्सेसिव यूज़ किया जाए तब जाके वो माइकल जैक्सन की सिचुएशन बनती है। नाउ द प्रॉब्लम लेकिन उनके साथ थे कि वो जैसे ही वो सन में निकलेंगे उनकी स्किन जल जाती थी, तो हमेशा इंडोर रहते थे। बिकॉज उस ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट ये होता है कि आप कंप्लीटली पिगमेंट हो जाएंगे जैसी सनरेज आपके ऊपर पड़ेगी। सो उसके अपने प्रॉब्लम्स थी। सो वो ही वॉज ऑलवेज इंडोर या ओनली इन कॉन्फ्रेंस कॉन्सर्ट्स, इसके अलावा वो दिखते ही नहीं थे कहीं पे। ऑलवेज फेस कवर्ड होता था, उनका मास्क होता था, काला चश्मा पहनते थे। वो पब्लिक से छुपने के लिए थोड़ी, ही वॉज द बिगेस्ट नेम इन द वर्ल्ड। किससे छुप रहे हैं वो? It was to protect himself. So maybe I think he went too overboard with all these treatments. Possible है, but उसकी बहुत ही disabling complications हैं. सो आपके करियर में कभी भी ऐसा हुआ कि आपने कोई प्रोसीजर ऐसा किया जो आपको बाद में लगा कि आपको नहीं करना चाहिए था? So इसको I can say that कि प्रोसीजर की चॉइस को लेके I can say, सो सपोज जैसे अभी मुझे वेरी रिसेंटली वी डिड अ सर्जरी जिसमें एक यंग लड़की ब्रेस्ट में बहुत सिवियर एसिमेट्री थी, एक ब्रेस्ट इतना सा और एक इतना बड़ा। सो हम लोग 3 डॉक्टर्स हैं, हम लोगों ने प्लान करके वी डिड अ सर्जरी, एंड जो मेरे एम्स थे उस पेशेंट के लिए मैंने आई अचीव बाय 90% ऑफ इट। फिर बाद में आई वाज थिंकिंग मे बी मैं कुछ, सो आई हैड अ सेकंड प्लान इन माइंड कि मे बी मैं वो करता तो शायद 95% हो जाता। तो ये एक मोर एक आई वुड से कि एक एक्सपीरियंस बेस्ड डिलेमा है। फॉर अ यंगर सर्जन बोलेगा चलो इतना भी मिल गया बहुत है, हमें परफेक्शन चाहिए थी। सो यस वी डिस्कस कि मे बी वी शुड हैव। अब क्वेश्चन आपका है कि आपने सर्जरी करी और आपको रिग्रेट हुआ या आपने उसको चेंज करने का मौका। अ यंग मैन आई ऑपरेटेड अबाउट 5 or 6 years बैक, उसने क्लियर एविडेंसेस दिए थे कि मुझे ऑपरेट मत करो, मुझसे मिस हो गए। वो ऑलरेडी 2-3 सर्जरीज करा चुका था किसी और डॉक्टर से, प्लस ही वॉज वेरी अब्यूजिव ऑफ द अदर डॉक्टर्स। वो उसकी पर्सनैलिटी इंडिकेट कर रहा था, एंड फॉर सम रीजन आई डोंट नो, मैंने वो समझा नहीं, मैंने उसकी सर्जरी करी। हमने नोज की कुछ करे, चिन का 3-4 सर्जरीज उसकी करी। वो शुरू के 2 दिन बहुत अच्छा था, 3rd डे से ही बिकेम वायलेंट, अब्यूजिव, वायलेंट, एंड ही वुड कम एंड थ्रेटन ही विल कमिट सुसाइड। बहुत मुश्किल से उसको हैंड होल्ड करके किस तरह स्टेबल करा, एंड देन वी जस्ट टोल्ड हिम लीव। देयर आर पेशेंट्स जो कि इंडिकेशंस देते हैं कि मैं साइकेट्रिकली अनस्टेबल हूं, उनको पकड़ना है हमको, उनको टच नहीं करना है, बिकॉज दे मेक योर लाइफ मिजरेबल। अदर देन दैट, विद एक्सपीरियंस वी हैव लर्नड कि अब कम से कम डिसीजन गलत नहीं होगा। हाँ, यंगर एज में मे बी आई वुड से, आई एम श्योर कुछ डिसीजंस लिए होंगे। जैसे आई रिमेंबर वन डे वाज अ हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट। अब नया नया हेयर ट्रांसप्लांट सीखा था, मैं ब्राजील से सीख के आया था, तो जो मुझे दिखा हेयर ट्रांसप्लांट कर दो। उस पेशेंट के बहुत फाइन बाल थे और मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया। वो 1 साल के बाद पता ही नहीं चला कहाँ रिजल्ट आया, नहीं आया, क्या था। सो व्हाट आई लर्नड वाज कि आई शुड हैव सेलेक्टेड हिम एंड प्रोबेबली सेड नो, कि ही इज नॉट अ कैंडिडेट। तो वो विद एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेटली सीखा। मेरे टीचर कहते थे कि दूसरों की, एवरीबडी लर्न्स फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स, ट्राई टू लर्न फ्रॉम अदर्स, तो अपनी मिस्टेक कम हो जाएंगी। सो दिस इज समथिंग जहां आई वुड से कि दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आज के दिन जो नॉलेज एक्सप्लोजन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, अदर डॉक्टर्स, हम लोग देखते हैं ये नहीं करना, तो उन पेशेंट्स को हम पहले ही बाहर कर देते हैं। सो नो, आई वुड से प्रॉबेबली नॉट टू योर क्वेश्चन। आई वुड जस्ट से कि वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि किसको ऑपरेट नहीं करना है। बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स जो 30, 35, 40 साल ऑपरेट कर चुके हैं, वो एक बात को बार बार बोलते हैं पेशेंट्स को कि यू ट्रस्ट योर डॉक्टर। यस, सो इसके बारे में समझाएं, इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब आता है कि वन, जो डिसीजन उस डॉक्टर ने लिया है उसको ट्रस्ट करें। अगर कॉम्प्लिकेशन होती है तो स्टे विद द डॉक्टर। उसका रीजन बताता हूँ। सो सी, मैंने पहले भी कहा कि एवरी डॉक्टर हैज देयर ओन सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, एंड अगर मेरे 10 पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन है, 9 ऑफ देम स्टे विद मी, 10वां मुझसे ट्रस्ट तोड़ के कहीं और चला जाता है। अब वो 9 लोग क्यों रहते हैं, मैं उनको एक ही लाइन बोलता हूँ कि ठीक है अब कॉम्प्लिकेशन हो गई,
लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन के बारे में कौन सबसे ज़्यादा जानता है? मैं, क्योंकि मेरे से हुई है। आपको सबसे ज़्यादा कौन जानता है आज? मैं। आप किसी और डॉक्टर के पास जाओगे, क्या उसके पास वो एम्पैथी और सिंपैथी होगी जो मेरे पास है? आंसर इज ऑब्वियस। तो कौन ठीक करेगा ज़्यादा अच्छी तरह? ऑब्वियस। सो दैट ट्रस्ट कैन नॉट ब्रेक। एंड इनफैक्ट यू नो व्हाट हैपेंस इज मेनी टाइम्स, अगर मेरी एज का कोई पेशेंट होता है या मुझसे थोड़ा बड़ा होता है, वो डॉक्टर हटा के अमित पे आ जाते हैं। दैट इज द ट्रस्ट फैक्टर यू क्रिएट विद देम, कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, मिलके बैठ के सॉल्व करते हैं ना। एंड ट्रस्ट, अब ट्रस्ट भी एक बहुत टू एजेड चीज है। एक पेशेंट है, उसने किसी कंपनी से सर्जरी कराई, उस कंपनी ने कहा मैं आपका इंश्योरेंस में करा दूंगा, झूठ बोल के। जिस कंपनी का प्रेमिस ही झूठ से स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ट्रस्ट करके झूठ को बढ़ावा दे रहे हो, खुश हो रहे हो कि मेरा तो फ्री में हो गया। मेरे पास एक पेशेंट आया था, मैं कंपनीज का नाम नहीं लूंगा, उसने सर्जरी कराई, मेरे पास आया विद अ डिजास्टर्स कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो शायद कोई कर ही नहीं सकता वो कॉम्प्लिकेशन। एंड ही सेड, मैंने कहा कहाँ से? XYZ। उसने बोला यहाँ से। मैंने कहा कितने पैसे लगे? सर कुछ भी नहीं लगा। इसीलिए तो हुआ क्योंकि आपने झूठ की राह को पकड़ा हुआ था। सो उसको ट्रस्ट मत करो, बाकी इट इज ऑलवेज बेस्ट टू ट्रस्ट योर डॉक्टर। आई हैड अ सर्जरी, मेरी आंख में हैड सम प्रॉब्लम, एंड माय सीनियर, एंड आई सेड आप मेरे सीनियर हो, मेरे ही कॉलेज से हो, आप जो बोलोगे मैं सवाल भी नहीं पूछूंगा। सी वी एज प्लास्टिक सर्जन जो एस्थेटिक्स में हैं, हम लोग में एक क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड है। बहुत कम लोग जानते हैं मैं एक कार्डियक सर्जन था। आई लेफ्ट कार्डियक सर्जरी टू बिकम अ प्लास्टिक सर्जन बिकॉज मेरे मेंटली मैं एक बहुत क्रिएटिव आर्टिस्टिक आदमी हूँ, एंड कार्डियक सर्जरी वॉज ओनली मोनोटोनस फिजिकल लेबर। तो वो मिसमैच हो गया पर्सनैलिटी का मेरे। सो आई लेफ्ट दैट, बिकेम अ प्लास्टिक सर्जन। एंड प्लास्टिक सर्जरी में भी एस्थेटिक सर्जरी मैंने इसलिए ली बिकॉज दिस इज आर्ट मैरिड साइंस। एक पेंटिंग है, आपकी बॉडी, आपका फेस एक कोरा कैनवस है जिसको मुझे कलर्स से भरना है। जब तक मैं ये नहीं जानता कि आगे किस तरह दिखेगा, मैं आपके लाइफ में कलर्स ला ही नहीं सकता। एंड बिकॉज आई नो आई एम क्रिएटिव, यू हैव टू अलाउ मी टू पुट कलर्स ऑन योर लाइफ। अदरवाइज आप मुझे सिर्फ एक डॉक्टर की नजर से देखेंगे तो आप मुझे सिर्फ एक वेंडर मान रहे हैं कि मैंने पैसे दिए, मुझे प्रोडक्ट मिल गया। हो जाएगी, ऐसा ही होगा, सर्जरी भी ऐसे ही होगी, लेकिन वो जो एक स्पेशल क्रिएटिव लव एंड अफेक्शन है ना, वो नहीं आता। जैसे आप मुझे ट्रस्ट करना शुरू करते हो, आप मुझे बोलते हो कि डॉक्टर अमित मुझे पता है, यू हैव डन दिस, नाउ टेल मी करना क्या है, आई हैव सबमिटेड माई सेल्फ टू यू। जादू हो जाता है तब। कितनी अच्छी बात है कि आप एक प्लास्टिक सर्जन के साथ एक आर्टिस्ट भी हैं। सो आपकी टोटल ओपीडी में या टोटल सर्जरी जितनी भी आप परफॉर्म करते हैं, उसमें कितने परसेंटेज ऑफ केसेस ऐसे हैं जो किसी दूसरे सर्जन की गलती है जो आप तक आई? सो एवरी मंथ आई वुड से अबाउट 15% एटलीस्ट। सो हम लोग एक बिकॉज ऑफ आर नेम, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, हम लोगों, मैं पेशेंट को बोलता हूँ पहले ही आ जाते यार मेरे पास, अब आ रहे हो। एंड कॉम्प्लिकेशंस अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, हेयर ट्रांसप्लांट, बैड हेयर लाइन्स, पुअर रिजल्ट्स, गायनेकोमास्टिया, मतलब गंदे गंदे गड्ढे बिल्कुल बने हुए, वो बेचारा शर्ट ही नहीं निकाल सकता, वो तो सबसे कॉमन है इनफैक्ट मेरे काम में। देन ब्रेस्ट रिडक्शन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत आती, फीमेल ब्रेस्ट रिडक्शन। आई थिंक वो एक सर्जरी है जो इंडिया में थोड़ी सी पुअरली की जाती है। उसकी साइंस, उसकी जो फिजिक्स है वो लोग नहीं समझते हैं। हमारी हर सर्जरी में बहुत सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, फिजिक्स इन्वॉल्व है टू अंडरस्टैंड मोशन, किस तरह से वो ब्रेस्ट घूमेगा। सो वी हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट। ग्रेविटी को समझना जरूरी है टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ रिजल्ट। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। एंड रिसेंटली आई हैड अ वेरी वेरी बैड पेशेंट, बेचारी वो डॉक्टर एंड उसका टमी टक सर्जरी हुआ था, एंड लाइक आई वाज लाइक ये करा कैसे? कॉम्प्लिकेशन तो सबकी होती है, बट ये कैसे करा? आई मीन लाइक इट रिक्वायर्स जीनियस टू क्रिएट दिस कॉम्प्लिकेशन लिटरली। और इसमें क्या ओवर एक्सपेक्टेशन का भी रोल है? फॉर श्योर। सो वो वाला पेशेंट होता है जिसकी वो ना हिंट्स देता है कि मैं खराब पेशेंट हूँ। सो ओवर एक्सपेक्टेशन वाले पेशेंट को तो वैसे ही ऑपरेट नहीं करना चाहिए, ना ही उसको करेक्ट करना चाहिए, बिकॉज आपसे जाके वो तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे जाएगा और आपकी बुराई करता जाएगा। सो हमारे में कहा जाता है कि अगर आप किसी की कॉम्प्लिकेशंस को अडॉप्ट कर रहे हो तो आप उसी को अडॉप्ट कर रहे हो। सो पेशेंट हमेशा आपका नाम ही लेगा, इसने करी सर्जरी। सो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि पेशेंट स्टेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इतना ही हो सकता है। एंड कॉम्प्लिकेशंस अगेन लाइक आई सेड सबके साथ होंगी, मेरे साथ भी हैं, मेरे भी पेशेंट्स आई एम श्योर दूसरी जगह गए होंगे एंड दूसरों के मेरे पास आए। वन गोल्डन रूल दैट वी ऑलवेज फॉलो इज, अगर किसी का भी कॉम्प्लिकेशन है, सी वी आर ह्यूमन, टू अर्र इज ह्यूमन। मैंने नहीं बोला, शेक्सपियर ने बोला था। दैट मीन्स उस तब तक लोगों को पता चल चुका था कि गलतियां तो इंसान ही करता है।
अगर किसी और प्लास्टिक सर्जन से गलती हुई है या कॉम्प्लिकेशन हुई है, उसने विलफुली नहीं करी, हो गई, let us not demean him, let us not abuse him, let us talk to him to understand what could have been the problem and मिलके सॉल्व करते हैं ना. मेरे पास, मुझे याद है, मेरे जूनियर है, उनकी पेशेंट की कुछ कॉम्प्लिकेशन थी एंड दैट पेशेंट केम टू मी. मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा देख तेरा ये है, एंड यू विल नॉट बिलीव, जिस दिन उस पेशेंट की करेक्शन थी, ही केम ओवर एंड वी डिड द सर्जरी टुगेदर. तो पेशेंट को कितना कॉन्फिडेंस मिलता है. एंड लुक एट दैट डॉक्टर बोलेगा यार सर ने मुझे बेइज्जत नहीं किया, उसी पेडेस्टल पे रख के करा कि पेशेंट को खराब ना लगे. सो दैट इज अ रूल दैट वी मस्ट फॉलो. सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हर सर्च इंजन में डिस्कस होता है और एज अ व्यूअर सर्च किया जाता है, वो है कॉस्ट. प्लास्टिक सर्जरी कही जाती है कि सस्ती नहीं है, उसके अंदर एक सर्टन कॉस्ट इन्वॉल्व है क्योंकि मोर और लेस ये एस्थेटिक प्रोसीजर है. रियल कॉस्ट डिफाइन कैसे होती है एटलीस्ट हमारी कंट्री में किसी भी सर्जरी की, और पेशेंट को कैसे समझ आए कि ये सही कॉस्ट है और ये गलत. सो जहां हम कॉस्ट की बात करते हैं एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी में, उसको एक पर्सपेक्टिव में देखते हैं. सो एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स कि आप गॉल ब्लैडर सर्जरी मैक्स हॉस्पिटल में कराने जाएंगे, कितनी कॉस्ट आएगी? अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 lakhs. एक ब्रेस्ट इम्प्लांट अगर आप करते हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है? 1.5 to 2 lakhs. एक्सपेंसिव क्या हुआ? गॉल ब्लैडर सर्जरी में भी 6 मिनट लगते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी में 15 मिनट लगते हैं. तो बल्कि मुझे तो और ज़्यादा चार्ज करना चाहिए अगर टाइम का हिसाब करें. एक टमी टक सर्जरी जो कि 3 घंटे लगते हैं, जहाँ पे 2 से 3 डॉक्टर्स लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है, उसकी एवरेज कॉस्टिंग कुड बी एनीथिंग फ्रॉम से 3.5 lakhs. वहीं पे इतनी ही इंटेंसिटी की कोई भी और जनरल सर्जरी होगी, उसकी कॉस्ट इतनी ही आती है. एक ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी कॉस्ट अबाउट 2.5 lakhs. एक नी रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो 2.5 lakhs. हम तब तो नहीं कहते वो महंगा है. प्लास्टिक सर्जरी में एक स्टिग्मा अटैच कर दिया गया है, एंड आई बिलीव दिस इज बाय डॉक्टर्स ऑफ अदर स्पेशलिटीज कि प्लास्टिक सर्जरी एक्सपेंसिव है, सो दैट पेशेंट्स डोंट डू दैट. एंड ये हमारे सीनियर्स का प्रोपोगेटेड है. प्लास्टिक सर्जरी इज नॉट एक्सपेंसिव. हेयर ट्रांसप्लांट आपने किया, फॉर द नेक्स्ट 20 years ऑफ योर लाइफ या मे बी इवन 30 years ऑफ योर लाइफ आपके सर पे बाल रहेंगे. यू आर पेइंग 1.5 to 2 lakhs और मे बी 2.5 lakhs. आज की एज आपकी 40, 70 की एज तक बाल है, 30 years को 1.5 लाख से डिवाइड कर लीजिए. ROI तो आपका सुपर निकल गया. आपकी गाड़ी से कहीं ज्यादा अच्छा ROI मिल रहा है आपको. सो व्हेन वी से कॉस्ट्स, वी हैव टू टेक इनटू पर्सपेक्टिव दैट यू आर डूइंग दिस फॉर योर लाइफ एंड यू आर डूइंग दिस फॉर योरसेल्फ. प्लास्टिक सर्जरी एक्सपेंसिव को एक और तरीके से मैं पूछूंगा. आप मुझसे पूछेंगे कि इंडिया में गाड़ियों की कॉस्ट क्या है, तो क्या मैं मर्सिडीज की कॉस्ट बताऊंगा आपको या मैं टाटा नैनो की कॉस्ट बताऊंगा? मैं आपको एक मीडियम बताऊंगा, बिकॉज देयर आर डॉक्टर्स हु आर चार्जिंग 10 lakhs फॉर ब्रेस्ट इम्प्लांट एज वेल इन इंडिया, बट दे आर नॉट द नॉर्म. दे आर एक्सेप्शंस. एंड देयर आर डॉक्टर्स हु आर चार्जिंग 70,000 फॉर ब्रेस्ट इम्प्लांट. दे आर नॉट द नॉर्म. वो टाटा नैनो है वहां के. सो मैं एक बीच का बताऊंगा जिस विच गवर्न्स 80% ऑफ द डॉक्टर्स, बिकॉज दैट सेट्स द स्टैंडर्ड. एंड व्हाई आर पीपल चार्जिंग 10 lakhs फॉर इट? So there are certain doctors who have created that kind of an aura. उनका एक क्लाइंटेज उस तरह का है. फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन ऑफ कंपनी, CFO, CEOs who do not. So एक इंटरेस्टिंग चीज मेडिसिन में क्या है कि अगर आप सस्ते हो इसका मतलब आप खराब हो. अगर आप 10 टेस्ट से कम लिख रहे हो इसका मतलब आप खराब हो. देयर इज अ सर्टन क्लास ऑफ पीपल जो इस फिलॉसफी को बिलीव करती है. सो सस्ता मीन्स नॉट सुपर सस्ता. अगर आप 5,000 की कंसल्टेशन चार्ज नहीं कर रहे हो, मैं नहीं आऊंगा आपके पास. अगर आप ब्रेस्ट इम्प्लांट इतने से कम में कर रहे हो तो यू आर नॉट माई डॉक्टर. एंड वो राइट और रॉन्ग, अगेन आई एम नॉट जजिंग देम, दे आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. एंड देयरफॉर ये जो डॉक्टर्स है उन्होंने उस मार्केट को टैप किया हुआ है. सो दे हैव, एंड इट्स ब्रिलियंस, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टॉप कंपनी ऑफ इंडिया एंड निफ्टी लिस्टेड कंपनी ऑफ इंडिया की बहुरानी को टैकल कर पा रहे हो, वो एक एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हो कि वो गाड़ी से उतरे और उसको सुपर VIP फील, यू शुड बी चार्जिंग 10 lakhs. I mean, Got it. So, but it is greatness of that doctor जो उसने वो create किया है. So, having said that, as a norm, plastic surgery is not expensive. So what was the most difficult case of your career and what was the turning point of your life that this is what I wanted to do? The most difficult case of my career was my very first case. अच्छा. Because उस patient ने मेरे से पूछा जब मैं marking कर रहा था, क्या मैं आपकी पहली patient हूँ? And I didn't know क्या बोलूं, because सच बोलूंगा तो गड़बड़, झूठ में बोल नहीं सकता. So I don't know मैंने कैसे टैकल किया. उसके बाद God's grace कोई केस मुश्किल नहीं मिला है, क्योंकि आता है करना. जो चीज आती है वो मुश्किल हो नहीं सकती.
गाड़ी चलाऊंगा 200 की स्पीड पे मैं नहीं चला सकता क्योंकि मुझे आती नहीं चलानी, लेकिन F1 वाले को तो आती है, उसके लिए तो पीनट्स है. सो देयर हैज नेवर बीन अ डिफिकल्ट केस इन माय लाइफ फॉर मी. द चेंजिंग मोमेंट जो आपने कहा कि व्हेन के वाज आई बिल्ट फॉर दिस was the day I entered plastic surgery department, क्योंकि मैं कार्डियक सर्जरी छोड़ के आया था. और जिस दिन मेरा पहला दिन था प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में मौलाना आज़ाद में, आई सेड सही जगह आया हूँ, दिस इज वेयर आई बिलोंग. All right, thank you doctor for giving us the real insights of plastic surgery. मैं समझता हूँ कि हमने काफ़ी कुछ कवर किया, पर हमारे शो की एक प्रथा है, हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं सो अपने गेस्ट को और अच्छे से जान पाएं. क्या आप रेडी हैं? एब्सोल्युटली, सोचने नहीं दोगे ना? बिल्कुल. पासपोर्ट फोटो अपडेट करवाना पड़ता है या नहीं आफ्टर मेजर फेशियल सर्जरी? यस, करना जरूरी है बिकॉज आपको इमिग्रेशन पे रोका जा सकता है, पर्टिकुलरली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद या फेशियल एंटी एजिंग के बाद, नो सर्जरीज के बाद you will need to update it. वेडिंग के लिए सर्जरी करवाना सही है या अनएथिकल? Absolutely correct. It should be done. Unethical कुछ भी नहीं है. आप मेकअप कर रहे हैं, ऐसे तो आप केमिकल प्रोडक्ट्स को फेस पे लगा रहे हैं, वो भी अनएथिकल होना चाहिए. अगर आप सूटेबल टाइम शादी से 3-4 महीने पहले प्लान करें, इट इज एब्सोल्युटली एथिकल एंड शुड बी डन बिकॉज नॉट बिकॉज कि आपकी फोटोज अच्छी आएंगी, बिकॉज इट विल मेक यू फील बेटर. वाओ. रिविजन सर्जरी सेम प्लास्टिक सर्जन से करवानी चाहिए जिनसे रिजल्ट खराब मिला है या किसी और से? डिफिकल्ट टू आंसर. 9 out of 10 situations always with the same surgeon. बट अगर वो सर्जन उस सर्जरी में अडेप्ट नहीं था, उसने सिर्फ पैसे के लिए सर्जरी करी थी, देन चेंज योर डॉक्टर. अगर आपके पास अच्छी प्लास्टिक सर्जरी के पैसे नहीं हैं तो करवाओ मत. सस्ता मतलब कॉम्प्रोमाइज, रिजल्ट्स सही या गलत? Absolutely correct. Save your money. आज के दिन we've got financing schemes available in plastic surgery as well. Please budget yourself. आप finance schemes को लीजिए, बट सस्ते में नुकसान मत कराइए. जिसने एक से ज़्यादा प्रोसीजर्स करवाए हैं उसको पक्का बॉडी डिस्मॉर्फिया हुआ है. ये हमेशा सच है कि कभी कभी सच है या बिल्कुल झूठ? कभी कभी. सो देयर आर पीपल जो कि एडिक्ट हो जाते हैं, उनको हम लोग प्लास्टिक सर्जरी एडिक्ट्स बोलते हैं. सो पेशेंट फर्स्ट सर्जरी कराने के बाद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम आते हैं, तो मोस्ट प्लास्टिक सर्जन्स विल थ्रो देम आउट ऑफ द क्लिनिक. दे विल से यू आर नॉट फॉर अस. हैविंग सेड दैट, देयर आर पीपल जो कि ममी मेकओवर सर्जरीज करते हैं, जो 3 to 4 सर्जरीज का कॉम्बो होता है. उसमें दे आर एब्सोल्युटली गुड पेशेंट्स जिनको पता है उनको क्या चाहिए, तो उसमें कोई बॉडी डिस्मॉर्फिया नहीं है. Got it. Medical tourism always risky, yes or no? Never risky except if you choose a wrong doctor. 45 की एज में फेसलिफ्ट करवाओ तो इनसिक्योर हो, 25 में बोटॉक्स करवाओ तो स्मार्ट और फॉरवर्ड थिंकिंग. डबल स्टैंडर्ड्स या दोनों सिचुएशंस अलग हैं? डबल स्टैंडर्ड्स, फेसलिफ्ट. सी, प्लास्टिक सर्जरी बहुत सिंपल है. मुझे चेंज चाहिए, मैं उस चेंज को अफोर्ड कर सकता हूँ. आई एम द बॉस ऑफ माई डेस्टिनी. प्लास्टिक सर्जरी के बाद आपके बच्चे आपकी शक्ल के नहीं होंगे, ये तो धोखा है जेनेटिक्स के साथ. जेन्युइन कंसर्न है या ओवर रिएक्शन? ऐसा कभी भी नहीं होता. कोई प्लास्टिक सर्जन दुनिया में नहीं पैदा हुआ जो कि फेस को इतना बदल सके कि बच्चे ना पहचान पाए या बच्चे उसके जैसे ना लगें. आई थिंक ये टीवी सीरियल्स की कहानियां हैं. लेट इट बी फन and not reality. All right, thank you so much for joining us. I'm so grateful that you took out time for this show and I hope हम बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स इस शो के माध्यम से पूरी कर पाएं, आंसर कर पाएं. I'm really grateful that you came in. चलो जी, थैंक यू सो मच. अगर इस कॉन्वर्जेशन ने आपको प्लास्टिक सर्जरी के बारे में डिफरेंटली सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा. अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं जो हमने आज के एपिसोड में कवर नहीं किए हैं तो आप कमेंट्स में शेयर कर दीजिए, मैं जवाब दूंगा. और अगर आप किसी को जानते हैं जो प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स कंसिडर करना चाह रहा है तो उनके साथ ये एपिसोड ज़रूर शेयर करें. इस एपिसोड का टेक अवे यही है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ डिफरेंट दिखने के बारे में नहीं है, ये साइंस है, रिस्क हैं, एथिक्स हैं जो समझने के लिए आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. जय हिंद.